प्रभात रंजन सरकार जी ने दिया है। ये प्रउत क्या है? प्रगतिशील उपयोग तत्व। प्रगतिशील उपयोग तत्व के रूप में संपूर्ण जो व्यवस्था है वो बैलेंस रूप में कैसे संचालित होगी, इसके लिए बैलेंस इकोनॉमी का विषय इसमें आता है, जिससे कि 100% पॉपुलेशन जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके और तभी मनुष्य आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सारे प्रोग्राम को संचालित करने वाला हमारा माइंड है, लेकिन हमारा माइंड जनरली आज विषयों का गुलाम है। और विषयों का गुलाम इसीलिए है कि आज की जो कल्चर है वो कल्चर बहुत ही मटेरियलिस्टिक है। तो इस मटेरियलिस्टिक कल्चर को आध्यात्मिक कल्चर में रूपांतरित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीज दी थी, अष्टांग योग साधना, उसी अष्टांग योग साधना को आज गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने बहुत ही सरल रूप में लेकिन बहुत ही मॉडिफाइड रूप में प्रस्तुत किया है। तो उस मेडिटेशन के द्वारा अर्थात वो अष्टांग योग साधना को जीवन में उतारने से पूरे व्यक्तित्व को बैलेंस करने का एक सुंदर सुयोग मिलता है। तो उसी दिशा में ये डीप अध्ययन की चीज है कि अष्टांग योग साधना के द्वारा हम अपने मन को, बॉडी को भी और आत्मिक शक्ति को भी पुष्ट कर सके। लेकिन ये सारे चीज तभी हो सकती है जब मनुष्य की निम्नतम आवश्यकताएं की पूर्ति गारंटेड रूप में होगी। तो गारंटेड रूप में पूर्ति होने के लिए ही गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने एक सामाजिक अर्थनैतिक दर्शन दिया है। तो ये दर्शन जो जीवन में आवश्यक है, समृद्धि, भौतिक समृद्धि, तो इस भौतिक समृद्धि को मजबूत बनाने के लिए ये एक अलग से स्टडी करते हुए समझने की जरूरत है। और इसके लिए फिर हम लोग अलग से क्लासेस लेते हैं। ये एक प्रस्तावना के रूप में, एक जानकारी के रूप में, एक इंट्रोडक्टरी, एक प्रोग्राम के रूप में मैं ये जानकारी दे रहा हूं कि इसको अलग से स्टडी करना जरूरी है। लेकिन उपाय है, आत्मनिर्भर होने के लिए मनुष्य को अपने को विषयों से ऊपर उठाते हुए, विवेक को जागृत करते हुए, विवेक और वैराग्य के माध्यम से सेवा भाव अगर रहता है तो परमात्मा ने जो रिसोर्सेज दिया है उसका उचित व्यवहारिक मैक्सिमम और उचित व्यवहार किया जा सकता है। ऐसा दर्शन है प्रउत दर्शन। प्रउत दर्शन के बारे में दो शब्द और डीप में मैं जाना चाहूंगा। प्रगतिशील उपयोग तत्व। ये प्रगति क्या है? प्रकृष्टा इत्यर्थ प्रगति। थोड़ा हाथ धोने के, ये प्रगति, प्रकृष्टा इत्यर्थ प्रगति। तो प्रकृष्ट कौन है? इस संसार का मालिक कौन है? सर्वोत्कृष्ट कौन है? वही है परमात्मा। और वो परमात्मा, उन्होंने ही ये संसार को बनाया और उस संसार में मैं और आप, ये सारा संसार उसी का रूपांतरण है। दिस इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ अवर परम पुरुष। तो परम पुरुष हिमसेल्फ मेटामार्फोज। तो उसमें उन्होंने हमारे रिसोर्सेज भी दे रखे हैं, सारा उपाय दे रखा है। इसीलिए इस चीज को समझने के लिए सामाजिकता और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय रखते हुए ये प्रगति का कॉन्सेप्ट है। तो प्रगति की ओर बढ़ने के लिए ये शरीर की आवश्यकता है। तो शरीर क्या है? पंचभौतिक शरीर है। इसी एक
निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति ये एक महत्वपूर्ण अंग है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर की रक्षा जब तक नहीं होती है, इसको स्वस्थ नहीं रखा जा सकता है, तब तक वो योग मेडिटेशन भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए निम्नतम आवश्यकता की गारंटी के लिए श्री सरकार जी ने प्रबुद्ध दर्शन देते हुए सारे संसार के जो रिसोर्सेस है उसको रैशनल वे में, विवेक संगत ढंग से, मतलब कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका उपाय दिया है। और आज इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी है कि ये जो युग है, ये युग है वैश्य युग। वैश्य युग में अगाध संपदा का संचालन चंद हाथों में चला जाता है। तो जब अगाध संपदा चंद हाथों में जब सिमट जाती है, सेंट्रलाइज हो जाती है, तो गरीब गरीब बनता है और अमीर अमीर बनता है। इसीलिए आज गरीब मास लेवल पर हो चुका है और अमीर लोगों ने अगाध संपदा अपने हाथ में कंट्रोल रखते हुए ये आर्टिफिशियल क्राइसिस तैयार हुआ है। तो इसी का विकल्प है प्रभुत्व। इस प्रभुत्व के माध्यम से जो इकोनॉमी है, जो सेंट्रलाइज हो चुकी है, उसको कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, उसका सुंदर उपाय है। लेकिन ये उपाय अभी आधा घंटा या 1 घंटा के भीतर में उसको डिटेल में नहीं समझा सकते हैं। लेकिन मैं जानकारी देने के क्रम में यही कहना चाहूंगा कि इस प्रभुत्व के अंतर्गत रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन होने के लिए अब यहाँ एक मैं विशेष आज चर्चा करना चाहूंगा, एग्रीकल्चर। ये जो एग्रीकल्चर का जो विषय है, प्रभुत्व कहता है ये एग्रीकल्चर ही तो भारत की आत्मा है। अगर एग्रीकल्चर को हम पुष्ट करते हैं तो सभी लोगों को समृद्धि की ओर ले जाने में गारंटी मिल जाएगी। जैसे ये जो एग्रीकल्चर है, इसको अगर हम औद्योगिक का दर्जा देते हैं, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दर्जा देते हैं, उद्योग का दर्जा देता है, मतलब तो उसमें 30 से 40% एग्रीकल्चर में रखने की जरूरत है। और एग्रीकल्चर को साइंटिफिक डेवलपमेंट के आधार पर जब उन्नत करेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्शन बनता है, आने का चांस बनता है और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो ही सकता है। इसलिए उसको मैक्सिमाइजेशन थ्रू द साइंटिफिक एडवांसमेंट, तो उसी के लिए एक पार्ट है एग्रो इंडस्ट्री। मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा और उसका मल्टीप्लाई होगा, प्रोसेसिंग होगी, तो उसके माध्यम से 20% लोगों को एग्रो इंडस्ट्री में एंगेज किया जा सकता है। और ये एग्रीकल्चर और भी उन्नत हो सके, साइंटिफिक हो सके, इसलिए साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए भी 20% एग्रीको इंडस्ट्री के माध्यम से लोगों को एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो 20 एग्रो और 20 एग्रीको इंडस्ट्रीज के माध्यम से 40%, 80% तो इसी तरह से एंगेज हो जाता है। अब रहा 20%, तो 10% के लिए जो एक संचालन करने की व्यवस्था है, उसको बोलते हैं कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से भी 10% लोगों को एंगेज करने की प्रेरणा है। और डॉक्टर्स है, टीचर्स है, इंजीनियर्स है, इन लोगों को एंगेज करने के लिए, साइंटिस्ट लोगों को एंगेज करने के लिए कहा गया है 10% व्हाइट कलर जॉब्स। इस तरह से बैलेंस इकोनॉमी के माध्यम से 100% एम्प्लॉयमेंट जब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली परमात्मा के द्वारा जो दिए हुए रिसोर्सेस है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन के सिद्धांत के द्वारा आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन अब इस सिस्टम को सफल बनाने के लिए मॉरलिस्ट लोगों की आवश्यकता होती है। आज मॉरलिस्ट लोगों के अभाव में
जो भी प्रोग्राम है, इसमें सहकारिता की आवश्यकता पड़ती है, तो सहकारिताओं को आगे बढ़ाने के लिए नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा इसका नैतिकता के साथ में स्ट्रिक्ट सुपरविजन। मेरा कहने का मतलब है कि जो सहकारिताओं को लागू किया जाएगा, तो उसमें नैतिकता और स्ट्रिक्ट सुपरविजन, और ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये मेरे अपने प्रोजेक्ट्स है, ऐसी भावना के साथ में जब हम उसको मेहनत करेंगे, तो 100% सफलता मिलती है। और इस सफलता के माध्यम से भारत आत्मनिर्भर होने में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन शब्दों में नहीं, व्यवहार में नैतिकता अध्यात्म के बिना मजबूत नहीं बनती है। तो अध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए ही गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने अष्टांग योग साधना दिया है। तो इस दृष्टि से थोड़े शब्दों में सामाजिकता और आध्यात्मिकता, इन दोनों का सुंदर समन्वय युक्त दर्शन है आनंद मार्ग के पास में। इसीलिए इसको कहा गया है गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी। तो ये डीप स्टडी की चीज है। इसको डीपली स्टडी करने के लिए मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ। और जो आयोजक लोग हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करते हुए इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। तो जो आयोजक लोग हैं, उन लोगों के साथ में संपर्क रखते हुए हम लोगों का मतलब जो सामाजिक और अर्थनैतिक दर्शन है, इसको सांगोपांग रूप से स्टडी कर सकते हैं, और करना जरूरी है। ये एक चैलेंजिंग चीज है। और इसी से अगाध संपदा चंद हाथों में जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, मतलब विकेंद्रित हो जाएगी, तो उस विकेंद्रीकरण का ये जो सुंदर समाधान दिया गया है श्री प्रभातनंद सरकार जी के द्वारा, उसको और भी डीप स्टडी करते हुए, योग साधना भी करते हुए, अपने आप को समाज का एक सच्चा मित्र, सेवक के रूप में अगर प्रस्तुत करते अपने आप को, तो भारत मात्र अपने लिए ही आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि भारत दुनिया का एक मार्गदर्शक बन सकता है। गुरु के रूप में, एक विश्व गुरु के रूप में एक रोल अदा कर सकता है। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में मैं आज के इस प्रोग्राम को अपनी तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, और लोगों को कमेंट करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए हाँ, कोई प्रश्न है किसी के तो वो लिख के साझा कर सकते हैं। और अगर पूछना चाहते हैं तो पहले अपना हैंड रेज करें, और हैंड रेज करके उनका प्रश्न ले लिया जाएगा। और एक प्रश्न का ये रहेगा कि आप एक बार में एक प्रश्न पूछें, और प्रतिभागियों को भी पूछने का मौका मिले। और आप किसी बात से असहमत हैं यदि, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप किसी विशेष बात से असहमत हैं, तो वो बात आपको बताई जाएगी। फिर भी आप उसको, अगर उसका उत्तर आपको नहीं मिलता है, तो फिर आप व्यक्तिगत बात करें। दोबारा उस पे चर्चा ना की जाए, क्योंकि विषय और लोग उसमें नहीं पूछ पाएंगे। आप व्यक्तिगत फिर चर्चा कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, उसमें हम चर्चा कर सकते हैं। इसलिए एक अपना माइक ऑन कर लीजिए या हैंड रेस कर लीजिए, जो भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। या फिर उसके बाद में प्रश्न के बाद में हम ये भी अपने प्रतिभागियों का भी राय जानेंगे। लेकिन आप थोड़े समय में कुछ प्रश्न पूछना चाहें हम आचार्य जी से, तो पूछ सकते हैं। कृपया अपना हैंड रेस कर सकते हैं। यस, वेलकम। किसी का कोई प्रश्न है? संदीप जी, आपका कोई प्रश्न है? मैं अपनी तरफ से 2 शब्द और थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। हेलो। ये
हाँ आचार्य जी क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं एक प्रमा का एक विषय के रूप में हाँ, इंट्रोड्यूस किया था। वो चूँकि लंबा सब्जेक्ट था इसलिए मैं उसको छोड़ देना चाहता था, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है, तो मैं इसको 5-7 मिनट में थोड़ा इसको कंक्लूड करता हूँ। हाँ, थोड़ी देर बता दीजिए आप 4-5 मिनट में, फिर क्या है कि और जो प्रतिभागी हैं उनसे भी ओके, राय जानने की कोशिश ओके, करेंगे ओके, कि ओके, वो ओके। ब इसमें क्या हाँ, समझते हैं। हाँ, 2-4 मिनट के अंदर ही मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। जी, तो प्रमा प्रमा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिकता में सुंदर समन्वय हो सके। तो भौतिक मतलब भौतिक समृद्धि। तो भौतिक समृद्धि के लिए प्राउड के पास में एक सामाजिक अर्थनैतिक दर्शन है। फिर मानसिक उन्नति के लिए उसको मानसिक रिद्धि कहा जाता है। तो मानसिक वृद्धि के लिए प्रौद के पास में एक सहभागी दर्शन है नव्य मानवतावाद। और नव्य मानवतावाद के माध्यम से हमारा जो इंटेलेक्ट है उसको बोधि में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं थ्रू द लिबरेशन ऑफ द इंटेलेक्ट। मतलब इंट्यूशन को कैसे जागृत कर सकते हैं, उसका जो आयाम है वो है आध्यात्मिक आयाम। तो आध्यात्मिक आयाम के माध्यम से आध्यात्मिक रिद्धि के साथ में आगे बढ़ के सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इस अनमोल जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस अनमोल जीवन को सफल बनाने के लिए ही भौतिक समृद्धि, मानसिक रिद्धि और आध्यात्मिक सिद्धि, ये प्रमा का एक विशेष विषय है। इसको अलग से भी समझना ज़रूरी होता है और जो लोग पूछेंगे, उसको मैं आमंत्रित करता हूँ। आपका स्वागत है। नमस्कार। एक प्रश्न आया है कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत कहाँ से करें? आत्मनिर्भरता की शुरुआत तो होगी जो निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति है। तो निम्नतम आवश्यकताएँ क्या है? अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। इसकी गारंटी हो और उसके लिए प्रभुत्व लागू करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगाध संपदा चंद हाथों में जो सिमट चुकी है, उसका उपाय तो अब मात्र प्रभुत्व के पास में है। इसलिए सारे युवक लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना सहयोग देना चाहिए। जी। अ, इसमें और किसी को अपनी कोई बात रखना चाहते हैं आत्मनिर्भरता से संबंधित? सभी लोग किसी न किसी क्षेत्र से अपने जुड़े हैं, जो संतुलन कायम करना चाहते हैं और इसी पथ पे अग्रसर हैं। हम लोग सत्र करते हैं तो हमें पता है एक-दूसरे के बारे में। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कोई अ, अगर अपने विचार रखना चाहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है कि वो आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे चला जाए, इसमें आचार्य जी ने जो विचार रखे हैं, आचार्य जी ने जो बात कही है उसको क्या है वो एक दिन में नहीं हो सकती है। वो क्या है उन्होंने केवल एक सूत्र रखा है। वो सूत्र को वृहद रूप में अगर समझा जाएगा, जैसे निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, तो इसके लिए अलग-अलग पड़ाव हैं। उसके लिए अलग-अलग चीज़ें हैं, कौन-कौन से सेक्टर हैं, कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें अपनाया जाए, कैसे अपनाया जाए, सामंजस्य कैसे हो, उनके और उसके लिए कौन-सी नीतियाँ अपनाई जाएँ। ये सब नीतियाँ हैं अपने पास पूरी व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था को समझने के लिए हमें समय चाहिए होगा। तो हम नियमित उसे समझने की कोशिश बोला करेंगे मुझे लगता है, आशा है, आप सभी लोग और वो धीरे-धीरे करके वो पूरी जो कहते हैं ना अर्थशास्त्र, तो ये एक अर्थशास्त्र है। तो इस अर्थशास्त्र को अ, हमें बैलेंस पूरा बैलेंस समझना है। अ, बैलेंस इकोनॉमी, बैलेंस इकोनॉमी है संतुलित संतुलित अर्थशास्त्र है। तो अर्थव्यवस्था। इसलिए इसको समझने के लिए प्रॉपर हमें टाइम चाहिए होगा। तो धीरे-धीरे करके हम
सत्र में शामिल होते रहेंगे आचार्य जी की मदद से, और भी हम आचार्यों से अनुरोध करेंगे कि वो हमको मार्गदर्शन दें। आप लोगों के जो विचार हैं, किसी के या कोई अपने विचार रखना चाहते हैं, कृपया अपने विचार रख सकते हैं। संतुलित शब्दों में अपने विचार रख सकते हैं। हाँ जी, परम जी, वंदे मातरम कुछ कहना साथियों। चाहते हैं? हाँ, बताइए, बताइए। मेरी इच्छा ये जानने की है कि शुरुआत कैसे हो, उसमें मेरा क्या योगदान रहे, और हम सब मिलकर इसको इस तरह से आरंभ करें। मतलब शुरुआत करें तो कैसे करें, किन संसाधनों के साथ करें, उसमें क्या तिथि हो, कहाँ हो, मतलब आरंभ हो तो कैसे हो। जी, जी, हाँ, जी। बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी कार्य को सफल बनाने के लिए इच्छा शक्ति की बड़ी आवश्यकता होती है, और इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए मनुष्य को ये अनमोल जीवन जो मिला है, इसको हम कैसे डायनामिक बना सके, उसके लिए अष्टांग योग साधना के द्वारा, मतलब आध्यात्मिक साधना के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अध्यात्म साधना सीखते हुए और प्रभुत्व को स्टडी करते हुए इस सामाजिक आंदोलन में अपने आप को योगदान देने की आवश्यकता है। आचार्य जी, इसमें एक चीज है दादाजी इसमें, कि जो प्राउत है थोड़ा सा एक उसको खोल दीजिए, थोड़ी कुछ मिनिमम बातें, उसकी जो बुनियादी बातें हैं वो बता दीजिए कि कैसे वो निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। और हाँ, मैं इस बात को अभी रिपीट कर रहा हूँ, कह हाँ, रहा हूँ कि परमात्मा ने इस संसार का निर्माण किया है, इसमें हमें निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति का साधन दे रखा है। लेकिन मैनेजमेंट पुअर होने के कारण, मतलब डिफेक्टिव कैपिटलिज्म के कारण अगाध संपदा चंद हाथों में सिमट चुकी है। उसी के लिए डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी का प्रोग्राम प्रभुत्व के माध्यम से हाईलाइट किया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है। तो वो डिसेंट्रलाइज कैसे होगा? तो हर संपदाओं को जो आज सिमट लिया गया है चंद हाथों में, उसको विकेंद्रित करने के लिए सहकारिता का बात जो मैंने बोला हूँ, सहकारिता के द्वारा अगाध संपदा चंद हाथों से निकाली जा सकती है। और उसके लिए प्रिंसिपल्स दी है प्रउड के, 5 फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ द प्राउड। तो उसको उसके माध्यम से उसको लीगली लागू करवाया जाता है। तो ये बड़ा आंदोलन है, एकाएक तो नहीं होगा, लेकिन होगा अवश्य। तो उसी के लिए आत्मशक्ति का निर्माण करने के लिए, आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए, मतलब विल पावर को डेवलप करने के लिए योग साधना से शुरुआत करनी आवश्यक है। ये मेरा सजेशन है। जी, जी, जी। मैं इसमें थोड़ा-सा, जैसे कि हम लोग इसमें थोड़ा काम कर रहे हैं, मतलब सहकारिता के लिए, तो आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। तो आप लोगों से रूबरू भी हूँ, तो एक इसलिए मैं एक चीज़ आपके साथ रखता हूँ कि जो सहकारिता है, वो सहकारिता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम इस पे पहले भी मैं थोड़ा-थोड़ा सा बता चुका हूँ। क्या है कि हम लोग जैसे जुड़ रहे हैं, तो हम लोगों को आध्यात्मिक, यानी कि हम लोगों को यम-नियम में प्रतिष्ठित होना चाहिए। यम-नियम हमारी भारतीय परंपरा का एक हिस्सा रहा है, अष्टांग योग का। तो उसे जानते हुए हमारे अंदर एक विचारधारा रहेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सहकारिता फ़ेल हो जाती हैं, तो सहकारिता फ़ेल नहीं होंगी यदि हम यम-नियम जानते होंगे। तो हम अगर वो जानते हुए अच्छे से जानेंगे, उसके साथ में सहकारिता के लिए क्या है कि कुछ भी किसान, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हम में से अगर 2-3 लोग भी अगर किसी इलाके में, अगर एक क्षेत्र के हैं, वो 2-3 लोग भी मिलके एक संकल्प कर लेते हैं कि हम लोग अपने क्षेत्र में मिलके काम करेंगे, दोनों भाई मिलके काम करेंगे, और फिर वो इस दर्शन को समझेंगे। इस दर्शन की विशेषता क्या है कि देखिए, आपको कोऑपरेटिव करना है, तो आपको कोऑपरेटिव की थ्योरी चाहिए। आपको जानना पड़ेगा कि कोऑपरेटिव क्या है। तो कोऑपरेटिव सहकारिता कैसे काम करती है, उसके बारे में कोई बताने वाला चाहिए। तो उसके ऊपर एक दर्शन है,
मतलब सहकारिता से भी आगे एक सुसंतुलित व्यवस्था है, तो वो कैसे काम करती है, उसको समझते हुए कि हम कोई उद्योग लगाएँ, तो उद्योग लगा के वो किस-किस, कौन-कौन से उद्योग लगाएँ और हम किस-किस तकनीक की मदद लें, किस-किस तकनीकी विशेषज्ञों की मदद लें और पारंपरिक सिद्धांतों की भी साथ में सामंजस्य रहे, आधुनिकता के साथ में पारंपरिकता का। तो वो चीज़ हमारी हमारे गाँव से, हमारे क्षेत्र से प्रारंभ हो सकती है, जब हमारे पास सिस्टमैटिक ज्ञान होगा। सब कुछ ज्ञान के आधार पर है। आप देखिए आयुर्वेद अपनाना लोगों को कितना कठिन लगता है। लेकिन यदि आप आयुर्वेद का शास्त्र कोई आपके साथ पास में है, तो आप सुसंतुलित चलते चले जाएँगे। अष्टांग हृदय आपके पास में है, तो आपका जीवन कितना आसान हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास अ, अर्थशास्त्र के लिए जीवन को समझने के लिए आत्मनिर्भरता के लिए अगर कोई शास्त्र है, तो उस शास्त्र से आप अपना एक-एक कदम स्पष्ट कर सकते हैं, सारी योजनाएँ बना सकते हैं, उस क्षेत्र के लोग। इसके लिए हम लोग अलग से फिर एक और सत्र करेंगे कि कौन पहली बुनियादी चीज़ कैसे बनाएँ। जो हम अपने-अपने क्षेत्र के लोग होंगे, वो बुनियादी व्यवस्थाएँ कैसे बनाएँ, कौन से उद्योग लगाएँ, इसके लिए हम लोग अधिकतर कर भी रहे हैं। हमारे सेशनों में आपने देखा होगा कि हम जैविक खेती से जुड़ रहे हैं। हम कृषि उद्योग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? पशुपालन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद ही यही है कि कोई भी भाई जो जिस भी क्षेत्र में हो, उसको एक जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो उसके पास हों। पशु उसका स्वस्थ रहे, खेती वो छोटी से छोटी खेती में भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके और वो उसके साथ में कौन से लघु उद्योग लगा सके। इसके लिए हम टीम मेंबर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही काम हमको मिलके करना है और इसको और विस्तृत जानकारी के लिए हमें और शास्त्रोक्त विधि से काम करना है। तो यही मैं इसमें जोड़ना चाहता था और आप लोगों का इसके और भी इसमें कुछ प्रश्न हो या आप अपनी कोई और बात रखना चाहते हैं, तो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ, उसके लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवालों को बढ़िया से क्वेश्चन कर सकते हैं और व्यक्तिगत मिलते हुए आगे की चीज़ें समझ सकते हैं। हुँ। जिन भाई ने अभी प्रश्न किया था, जो भाई भी इच्छुक हों वो मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं ताकि मैं उनको जोड़ूँगा मतलब उनको उन्हीं के क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा जो उन्हें ये दर्शन की भी जानकारी दें और उनके साथ मिलके जो उनकी गतिविधियाँ हैं उसमें वो अपना सहयोग भी दे सकें। और कोई भाई अपना प्रश्न रखना चाहते हैं, तो अपना विचार हाँ रख भाई, एक सकते हैं। प्रश्न। हेलो, सुन रहे हाँ हैं? जी। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं, बताइए। जी सर, जैसे कि अभी इन भाई ने बात की कि पशुपालन के लिए, तो पशुपालन को फायदे का धंधा कैसे बना सकते हैं? मतलब पशुपालन से फायदा कैसे ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? अ, इसमें देखिए पशुपालन के बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि हाँ। जैसे हमारे आप कभी सत्र में आए हों, यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं या हमारी बात पहली बार हमारे सत्र में आए हैं, तो मुझे अपना नंबर साझा कर दीजिएगा। पशुपालन के लिए क्या है कि हमने कुछ एक आरंभ किया है, छोटा-सा प्रयास आरंभ किया है। वो हमारा ये है कि हम 2-3 ऐसे विशेषज्ञों से जुड़े हैं कि वो आपके पशु की समस्या आपके ही माध्यम से सुलझा सकते हैं। जैसे देखिए, पशु की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? पशु की बीमारी, है ना? जी सर। तो पशु की बीमारी को कैसे आप अपने खुद ही सुलझाएँ? खुद ही जैसे अब आप घरेलू चिकित्सा करके अगर आप अच्छे से घरेलू चिकित्सा जानते हैं तो कभी क आपको वैद्य मतलब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी तो सर। बहुत सारे अधिकतर मतलब क्षेत्र में आप अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं। इसी तरीके से पशुपालन में भी आप पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत सब मतलब देखिए पशु दूध नहीं दे रहा, तो आप उसका दूध बढ़ा सकते हैं। पशु बच्चा नहीं दे पा रहा, तो आप बच्चे उचित व्यवस्था कर सकते हैं घरेलू उपचार से और विशेषज्ञों की मदद से। हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ की सलाह देते हैं वो, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा आपको, कि आप किसी भी समय पूछ सकते हैं उनसे। तो
और उन कुछ हैं तो व्हाट्सएप पे, अगर वो बिजी हैं तो व्हाट्सएप पे आप साझा कर सकते हैं। इसके साथ जी सर, में आपका नंबर कहाँ से मिलेगा हमको? मैं नंबर अपना इसी में साझा कर दूंगा अभी। अ, जी मैं सर। अपना जो जूम में होता है ना चैट, उसमें मैं अपना नंबर से साझा कर दूंगा। और इसमें ये है कि जी सर। जो भी आपकी समस्या है, जैसे कि अ, पशु की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं गड़बड़ स्वास्थ्य से संबंधित, वो सारी दी जाती हैं, जिससे कि आपका पशु स्वस्थ रहेगा और आपका अपने आप अपना कारोबार बढ़ेगा। और जब पशु स्वस्थ रहेगा, पशु बच्चा अच्छा देगा, उसका जो अ, अ, नर पशु है वो स्वस्थ रहेगा, तो आपका संवर्धन भी अच्छा होगा। आपके पास जी सर। बछड़े अच्छे होंगे, गाय अच्छी होगी, बैल अच्छा होगा, व्यवस्था आपकी अच्छी हो जाएगी। तो उसमें अगर कुछ तकनीक की जरूरत है तो उसके साथ भी हमारे पास कुछ लोग हैं, हम उसमें भी काम कर रहे हैं। तो आप मुझसे जी सर। अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है? जी सर। सर और एक एक बात और पूछनी थी आपसे। हाँ जी, हाँ जी। सर, जैविक खेती कैसे कर सकते हैं? जैविक खेती के लिए हमारे सत्र होते हैं, हमारा कल सत्र है जैविक खेती के ऊपर, है ना? जी सर। तो उसमें आप जुड़िए, उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कुछ मेरे पास पुरानी रिकॉर्डिंग भी हैं, उसमें से आप पूरा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अधिकतम जैविक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, ठीक है? जी सर। जी सभी को जय हिंद। एक मिनट, हमारे आचार्य जी थोड़ा सा इसमें से हट गए हैं, मैं एक मिनट हाँ, उनसे जोड़ जोड़ लीजिए। एक मिनट। प्रश्न है मेरा उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट में उसको जोड़ लेता हूँ, एक मिनट। लोकेश जी, हाँ संदीप जी, हाँ। मैं पूछा जैसे परम अरे ने जो पूछो पूछा क्या था ना। प्रश्न, मैं बताता हूँ आपको। नहीं लोकेश जी, सागर जी, राम हाँ राधे राधे। हाँ हाँ संदीप राधे भाई। राधे दोस्त, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है भाई। हाँ अच्छा मैं सागर जी क्या कह लोकेश, रहे हैं? नहीं मैं लोकेश, मैं बात कर रहा हूँ भाई, संदीप। हाँ हाँ सागर जी, एक मिनट, हाँ बंद करिए अपने माइक। हाँ संदीप भाई पूछो। मैं हाँ जो संदीप परम भाई भाई पूछो। ने पूछा था, जो परम भाई ने पूछा था, पर्सन, हाँ किन्होंने? जो परम ने पूछा था शुरुआत में, पर्सन, क्या परम चीज? ने परम हाँ 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 परम ने जो हाँ। पूछा था ना, हाँ जी, हाँ उसका जी। यार समाधान नहीं मिला, नहीं प्रश्न का ऐसा उत्तर नहीं है, मिला। देखो क्या है कि ये अभी कोई किसी का प्रश्न नहीं है, तो वो अपनी राय भी लोग रख सकते हैं, जो जो अपनी कोई राय रखना चाहे, क्योंकि आचार्य जी ने तो अपनी राय रख दी। अब नहीं नहीं, आप लोग कोई अपनी राय रखना चाहो तो राय रख सकते हो। और परम जी ने जो कहा था ना कि ये हम शुरुआत कैसे करें, इसके लिए मैंने उन्हें बताया, ये होगी छोटा सत्र संदीप भाई। मैंने इसकी तरफ इशारा कर दिया है कि कोई भी आपको उद्योग चालू करना है ना, आत्मनिर्भरता का काम चालू करना है, तो आत्मनिर्भरता के लिए मैंने बताया कि आपको, हमें देखो, हमें दो लोगों को, या जो हम लोग मिल रहे हैं, जैसे आप हो, मैं हूँ, परमजीत जी हैं, या कोई और भी व्यक्ति है, हम समझ रहे हैं कौन कौन लोग इस व्यवस्था में चलना चाहता है, तो हम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और हम अपनी लिस्ट बना के चर्चा करेंगे कि आप अपने क्षेत्र में विशेषज्ञों से कैसे जुड़ो। अगर जब तक आप देखो, विशेषज्ञों से दो तरीके हैं आत्मनिर्भरता के। एक है शहर में आपका अपना अच्छा आर्थिक व्यवस्था बनाना। दूसरा है आपका अपने गांव में अच्छी आर्थिक व्यवस्था बनाना। सही कह रहा हूँ संदीप भाई मैं? इसके इसके लिए, इस आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए आपको कुछ विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। तो उन विशेषज्ञों के माध्यम से आप अपनी जैसे कि देखो इसमें क्या है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप वाली चीज है। अगर मैं पूरी डिटेल करूंगा ना, पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा, जैसे क्या होता है, आपने कुछ उत्पादन किया, हम कृषि से लेके चलते हैं। यदि हम कृषि में कुछ उत्पादन करते हैं, एक आदमी है, एक छोटा किसान है, वो उत्पादन करेगा,
तो वो अकेला ना उसको बेच पाएगा, ना उसको उसका उचित समन्वय कर पाएगा। उसके लिए उसको दूसरे साथी की ज़रूरत है। वो उसको अगर बेचेगा अकेला जाके तो उसके लिए कष्ट होगा उसे। तो उसको कष्ट ना हो इसलिए उसके दूसरे साथी वो खेती करेगा, दूसरा साथी उसका बेचेगा जहाँ पे वो माल अपना बेच सकता है अपने क्षेत्र के पास में, क्योंकि उसे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। वो इस तरीके की व्यवस्था बनाएगा। हम देखो, हमारा उद्देश्य केवल पैसा कमाना ही नहीं है, हमारा उद्देश्य सुसंतुलित व्यवस्था बनाना है, ताकि क्या हो कि आपस में एक जो गाँव है ना, उस गाँव के अंदर सब कुछ पैदा हो जाता है। मेरे पास मॉडल हैं ऐसे, आप कहोगे ऐसा कहाँ हो रहा है? मैं ऐसे गाँव को जानता हूँ, ऐसी जगहों को जानता हूँ जो जिस क्षेत्र में सब कुछ हो रहा है। उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान सब कुछ है उनके पास। बिजली और उनके हो यहाँ तक कि यंत्रों का निर्माण, वो उस क्षेत्र में करते हैं। बहुत रूप से वो अपना निर्माण करते हैं, किसी बड़े उद्योग के लिए वो बाहर निर्भर होते हैं। बुनियादी चीज़ों के लिए बाहर निर्भर नहीं होते हैं। तो वो व्यवस्थाएँ जो हैं, वो व्यवस्थाएँ लोगों के साथ में जुड़ के और जो लोग काम कर रहे हैं, उन विशेषज्ञों को लाकर जो-जो उद्योग वहाँ लगाने की ज़रूरत होगी, वो उद्योग वहाँ पर लगाया जाएगा। अब आप इसमें क्या कहना चाहते हो संदीप भाई बताओ? इसकी नींव कैसे रखी जाए? नींव के नींव तो लिए रख मैंने रख दी। देखो, नींव के लिए यही एक चीज़ है कि देखो पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान मिनिमम रिक्वायरमेंट ढूँढता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए सागर जी जैसे देखो हमारे साथ में, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। क्या है कि सागर जी कितना प्रयास कर रहे हैं हमारे साथ में, वो यही तो प्रयास कर रहे हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ही तो कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या नहीं दे रहे? देखो एक बात बताऊँ, एक चीज़ है कि डिजिटल के माध्यम से अब देखो वो जाते हैं, एक उनका उदाहरण ले रहा हूँ मैं, फिर मैं दूसरा उदाहरण लूँगा, ठीक है? क्या होता है कि वो अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र गए, वहाँ पर जाके वो मॉडल विकसित कर रहे हैं, ये क्या है? ये आत्मनिर्भरता नहीं है? वो उस क्षेत्र में जाके उस क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं और वहाँ पर जो उस क्षेत्र के गाय के माध्यम से खेती और वो सारी व्यवस्थाएँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला देखो हमारा प्रयास क्या हो रहा है, हम अपने इसी सत्र से बात करते हैं। हमें जैविक खेती का ज्ञान मिल रहा है, तो हमें वो जैविक खेती का ज्ञान अच्छे से लेना है कि कैसे हमारा 1 एकड़ का किसान, केवल 1 एकड़ पे बात करूँगा मैं, वो 1 एकड़ का किसान आर्थिक समृद्धि प्राप्त करे, वो इसी सत्र से हो जाएगी। वो कौन सी टेक्निक है? वो अगर उसे बढ़ाना है तो हम सागर जी के अलावा अगर सागर जी के पास समय नहीं है तो 2-3 और विशेषज्ञ को बुला सकते हैं, जो फसल पे ही चर्चा करेंगे। और जो भी प्रश्न होंगे, क्यों नहीं हो रहा आपका? आप 1 एकड़ में से क्यों पैदा नहीं कर पा रहे? उस पे पूरी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में फसल के बाद में आपकी फसल पैदा हो गई, तो फसल बेचने के भी तरीके हैं कि फसल सागर भाई ने बहुत इस पे काम किया है, तो हम सागर भाई से भी इसकी सलाह ले सकते हैं कि वो फसल कहाँ बेची जाए? अपने क्षेत्र में बेची जाए, कैसे बेची जाए? वो जैविक पे ही काम किया है उन्होंने। तो एक हमारा ये मुद्दा सुलझ गया कि हम अपनी फसल बेच सकते हैं जैविक वाली, क्योंकि जो समस्या आती है लोगों को कि हम कैसे बेचें? उसके साथ में यूनिट कौन-सी लगाएँ? आटे की यूनिट लगाएँ वहाँ पर, तेल की लगाएँ वहाँ पर, छोटी यूनिट। उसके लिए देखो क्या होता है, एक आदमी काम करता है। जैसे परम जी हैं, परम जी काम कर रहे हैं या मैं हूँ, मैं अब मेरे गाँव में भी मेरे पास भी 1.5 एकड़ खेती है केवल। तो उस 10 बी मतलब साढ़े 8 9 बीघा के आसपास है। तो मतलब 2 एकड़ मान लो आप लगभग। तो उसमें क्या है कि हम अपने क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, अकेले क्या कर सकते हैं, अकेले कौन-सी यूनिट लगा सकते हैं। अकेले तेल की लगा सकते हैं या मसाले की लगा सकते हैं या जैविक खेती के पास क्या हमारे पास इतना साधन है कि हम अकेले कुछ और कर सकें? यदि नहीं है तो हमारा कोई भाई-बंधु के साथ करें। पहले हम अपने भाई को ही पकड़ें। अगर हमारा भाई हमारे साथ नहीं है या हमारा कोई भाई नहीं है, तो हम अपने सहयोगी को पकड़ें, पड़ोसी को पकड़ें। उसको बताएँ कि तू बाहर 5,000 की 10,000 की नौकरी करने जाएगा, ये यहीं पैदा कर लेगा गाँव में। तो वो उस गाँव में आपकी खेती को देखेगा। पहले खेती ज़रूर अच्छी होनी चाहिए संदीप भाई। अगर खेती आपकी अच्छी नहीं है, तो आपका सब काम फ़ेल है। उसके लिए खेती को अच्छी करने के लिए हमारे विशेषज्ञ बता ही रहे हैं
और हम विशेषज्ञों का भी सहयोग ले सकते हैं, आप भी जानते हो उन्हें और लोगों को, तो आचार्य हम उनका आचार्य जी आ गए क्या, जुड़ गए क्या? नहीं, आचार्य जी नहीं जुड़े हैं क्योंकि आचार्य जी का सत्र उनकी बात हो गई थी लोकेश पूरी। भैया, हाँ लोकेश भैया, भैया, हाँ सर। सभी किसान भाइयों को राधे राधे। वैसे मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए था बीच में, पर लेकिन आप लोगों को नहीं, आप अपनी छोटी सी बात मैं रख एक सकते हो जानकारी दे भैया, दे एक, हाँ आप अपनी बात जानकारी रखो। जानकारी दे जानकारी देता हूँ। हाँ। जिन किसान भाइयों के पास जैविक प्रोडक्ट हैं, जिनको परेशानी होती है बेचने में, हमने एक पोर्टल तैयार कर दिया है, जो पोर्टल बोलते हैं। एक ऐप बनाया है, वो फ्री है, कोई उसमें कोई पैसा नहीं जाएगा किसी का भी। मेरा तो उसमें ऐसा खर्चा हो गया, 1,90,000 खर्चा हो गया, कोई बात नहीं है, हो जाने दो। आप वहाँ उस पोर्टल में आके अपना सामान बेच सकते हो। आपके पास हम तुम्हें 1.5 से 2 लाख कस्टमर दे देंगे। आपके घर से ही सारा सामान उठा ले जाएंगे, लेकिन शर्त ये रहेगी, जैविक होगा तभी ही लेंगे। अगर जैविक नहीं होगा तो हम हाथ भी नहीं डालेंगे। ये मेरी राय है भैया। अगर देश अगर देश को आगे बढ़ाना है या देश को बचाना है, तो आप ऐसे बचा सकते हो। अगर आप आत्मनिर्भर बन सकते हो तो ऐसे बन सकते हो। देखो, खेती आप करते हो। यहीं यहीं पर मेरा छोटा सा प्रश्न था आपसे सर, हाँ, बोलो भैया। कि जैविक के को हम क्या कोई सर्टिफिकेशन से ही सिद्ध करेंगे या फिर है ना कोई विश्वास भी चल पाएगा? कोई जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट की आप लोगों को। सर्टिफिकेट में क्या होता है, आप लोग सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया। सर्टिफिकेट तो एक ठप्पा है गवर्नमेंट ही, और हर साल आप लोगों को 14 से 20 हजार रुपये आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है ना, उसको सर्टिफाई कराने के लिए। हर साल का उन्होंने एक मैटर डाल दिया। ये नहीं है कि आप लोगों ने 3 साल के लिए करा लिया, 4 साल के लिए करा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को, उस कंपनी को चार मतलब 20,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक आपको देना ही होगा, समझे आप। वो पैसा मत खर्च करो। आपका हम लैब टेस्ट करा देंगे भैया। माइक नोट कर लो, जिन जिन के माइक ऑन है। थोड़ा मेरे भी सुन लो अनुभव। हाँ हाँ जिन हाँ, भाइयों के बताओ भैया। जिन भाइयों के पास अनाज है, सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ लैब टेस्टिंग करा के दे दो, काम खत्म। आप लोगों से कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। ये हमारी भैया गारंटी लैब है। टेस्ट फिर हर किलो में होता है या बाहर होगा? नहीं, ये नोएडा हो जाता है, दिल्ली में हो जाता है। आज जो बंदा आपसे खरीदने के लिए लेके आएगा, वो मशीन लेके आएगा। अच्छा, वो मशीन लेकर के आएगा? हाँ, अगर आपका लैब तो टेस्टिंग में है तो वही, तो आपको मना कर दे अपना, तो कहीं भी बेच लो। अच्छा सर, जैसे प्रोडक्ट कम है हाँ, तो लैब टेस्ट का खर्चा जो है ना कौन वहन करेगा, अपना किसान या फिर कोई बायर करेगा? नहीं, वो वायर ही करेगा। आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा, बायर खुद ही उससे कोई टेस्ट मतलब कराएगा? नहीं है। ये बताओ, हाँ, अनाज कौन खरीद रहा है, ये बताओ मेरे को। वायर खरीद रहा है ना। हाँ, बायर खरीद विश्वास रहा है। किसको नहीं है? वायर को। वायर देखो, विश्वास किसको नहीं है? वायर को नहीं है ना। ठीक है। जब विश्वास नहीं तो अपना चेक करा ले जा। अपना चेक कराओ, ले जा, काम खत्म। अच्छा क्यों भाई? अच्छा। अगर विश्वास है तो बगैर टेस्ट करे ले जा। आई सर समझ में आई? पोर्टल का ये अगर तेरे को लिंक विश्वास लिंक है, कोई एड्रेस सर? मैं भेज दूंगा। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, लोकेश भाई के पास डाल दूंगा, और आपको मिल जाएगा। और उसमें तुम्हें क्या करना है, मेरा नाम डालना है उस पर। मेरा नाम डालोगे तभी आपके पास पोर्टल काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा वो। अच्छा। हाँ, मेरा नाम डालोगे तभी काम करेगा। अभी कल ही लॉन्च हुआ है मेरा वो पोर्टल। सागर और भैया, एक, हाँ बोलो। हाँ मेरे पास है ना जो अदरक है ना, अदरक हाँ हाँ, वो 2 बोरी है, लेकिन 100 किलो। कहाँ से हो आप? हाँ, नासिक से। नासिक से हो ना? हाँ, मैंने बिल्कुल वो सिर्फ नमक और जो है ना भाई, अभी आपने मुंबई जैविक दवाई। हाँ मुंबई भिजवा दो। मुंबई का मैं आपको पोर्टल दे दूंगा, सुनो मेरी बात को पहले। मुंबई का हाँ आपको हाँ, पोर्टल दे दूंगा। उनका नंबर दे दो, वायर, कांटेक्ट कर हाँ, दो। हाँ वायर दे दूंगा आप लोगों को वहाँ का। हाँ हाँ, और वहाँ बिल्कुल से, चेक कर सकते हो, हाँ हाँ, उनको बोलो तुम। आप जैसे आप पोर्टल में डालोगे ना, हाँ 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 वहाँ पे अपना नाम, जो आपका नाम जाएगा, आपकी आईडी जाएगी कि भाई कहाँ का, मुंबई का, ये भाई नासिक के पास में मुंबई है, ज्यादा दूर नहीं है, बस हाँ वहां से हाँ उठा है। लेगा।
चलेगा। ऐसे करके ये हमने पूरी इंडिया के लिए तैयार किया है। मैं आज से नहीं लगा पड़ा इसमें, मेरे को 3 साल हो गए लगे। इतने वायर इकट्ठा करना मामूली बात नहीं है। 1 नहीं से मैंने 1.5 लाख वायर खरीद। हाँ, बोलो। हाँ, मैंने 1 महीना हो गया उनको निकाल के, लेकिन अभी वैसा ही है, कुछ खराब नहीं हुआ उसमें। कोई नहीं है, जैविक खराब नहीं होता। रासायनिक खराब होता है, जैविक खराब नहीं होता। समझे आप? जैविक को आप 3 महीना रखोगे तभी खराब नहीं होगा। हाँ, आज बात हाँ, लेकिन जो रासायनिक है ना, उसमें क्या होता है, यूरिया, बिल्कुल खराब नहीं हुआ। कैल्शियम, आप कांटेक्ट करवा दो सारा उनको। सब कुछ होता है, वो खराब हो जाता है। मैं करा दूँगा आपका, हाँ, ठीक है? और लोकेश भाई को मैं भेज देता हूँ वो पोर्टल की लिंक भेज हाँ, देता हूँ। और जो भी उसे ऐप को डाउनलोड करें, उस पे मेरा नाम ज़रूर लिखना है बस। अगर नाम नहीं ठीक लिखोगे तो पोर्टल काम नहीं करेगा और आपसे कोई बाहर जुड़ेगा भी नहीं। है। ठीक है, चलेगा। वो जो कमान है हमारे पोर्टल हाथ में उत्तराखंड है। नहीं, आपके नाम से हमारा उत्तराखंड काम का पोर्टल चल रहा है काम तो कर अच्छा रहा है है। ना। राधे राधे सागर जी। हाँ, राधे-राधे भैया। भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सराहनीय किया है। आज जिस चीज की जरूरत थी ना, जो मतलब देश को, वो आपने बहुत अच्छा है कि प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उसके लिए हार्दिक बधाई। भाई क्या करता संदीप भाई, करना पड़ता। समझे आप? हाँ बिल्कुल। नहीं, मैंने बहुत अच्छा काम किया। पहले तो मैंने ये सोची थी, बोला हम जो पोर्टल तैयार कर रहे हैं इसमें अपने ग्रुप से मदद ले लें। पर लेकिन मैंने मदद इसलिए नहीं ली, क्योंकि अगर मैं मदद लेता तो लोग कहते कि सागर पता नहीं कौन सा ये हम लोगों से पैसा ले रहा है। पैसे मैं आपसे ले सकता था 500-500 रुपए कि भाई ये तुम्हारे लिए पोर्टल तैयार कर रहा हूँ, आप मना नहीं करते कोई भी। लेकिन मैंने नहीं लिया। समझे आप? मैंने इसलिए देश के हित में काम किया है ये, वैसा काम नहीं किया। नहीं, लेकिन हाँ, जब लेना चाहिए सागर भैया, और भी काम होगा ना। हमारा हमारा किसान बचेगा, तो उसमें देखो अब तुम्हारा ही पोर्टल है, मेरा पोर्टल नहीं है वो। मैं आपके अंडर में कर दूँगा उसको, वो आपका ही है, मेरा नहीं है। समझे आप? मैं एक ऐप और बना रहा हूँ। मैं हाँ, एक हाँ, ऐप और बना रहा हूँ, किसान जैविक किसान परिवार भारत, इसके नाम से एक ऐप बना रहा हूँ फिलहाल मैं। वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। हाँ, उसमें मेरे हाँ, को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से मैं ग्रुप के ही है वो, उसमें आप खोलोगे उसे, तो आपको इसमें सब चीज़ मिल जाएगी उसके अंदर, जो भी चीज़ मिलेगी। जैविक हाँ, से संबंध मिलेगा, गाय से संबंध मिलेगा, आयुर्वेदिक से संबंध मिलेगा। तीनों चीज़ उसके अंदर डाटा मिलेगा आप लोगों को पड़ा हुआ। जो-सी चीज़ आप खोलना चाहो वो चीज़ आप खोल सकते हो। उसमें पैसे की ज़रूरत सर, पड़ेगी आप लोगों की। नहीं, ठीक है, करेंगे सब उसमें ठीक। लग रहा है हम सब चीज के लिए हाँ, तैयार हैं उसमें लग सागर रहा जी। है 1,30,000 रुपए लग रहा है। हाँ, उसमें कल 1,30,000 रुपए लग रहा है उसमें मेरा। कल इस विषय में ना आपसे, जैसे आपका सत्र है कल, तो इस विषय में थोड़े और अच्छी तरह से जानकारी देना। तो फिर हम सभी आपसे जुड़े हुए हैं पहले से ही, हम पूरी सहयोग करेंगे हर तरह से हाँ, आपका, ठीक है। तन मन धन से। तो और अब ठीक है जैसे भाई, ये जो सत्र चल रहा था, इसी विषय पे आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, बिल्कुल हाँ, आइए। क्योंकि सागर जी बिल्कुल। सत्र से भटकना ज्यादा देर तक वो अच्छा नहीं है, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि कुछ बिल्कुल। लोग हमारे इसी सत्र के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें ये बात जो थी ना, सागर जी की बात थी, यही मैं भी कहने वाला था कि जो सागर जी ने एक आप पूछ रहे थे ना प्रश्न संदीप भाई कि जो तुरंत समाधान कि क्या है अभी समाधान? तो वो समाधान एक ये भी है, जैसे क्या है ना कि एक समाधान जो सागर भाई बता रहे हैं, एक समाधान ये है कि जब तक सहकारिता नहीं है, तो तब तक क्या है कि सहकारिता ग्राम के स्तर पे नहीं है, तब तक ये काम भी सहकारिता पे हो रहा है। ये काम ऐसा नहीं है कि बिना सहकारिता के हो रहा है, ये भी सहकारिता में हो रहा है। और ये काम को जैसे कहते हैं ना हम हमारी प्रोडक्शन जो उत्पादक सहकारिता और एक होती है वितरण सहकारिता। तो ये वितरण सहकारिता भी है और उत्पादक सहकारिता भी है, यानी कि उत्पादन करने वाली भी है और बेचने वाली भी। दोनों सहकारिताएँ मिलके काम करेंगी इस प्रणाली में। इस प्रणाली मतलब क्या है कि देखिए, सहकारिता को हम समझते हैं ना, देखो जैसे गुरुकुल से पढ़े हैं सागर भाई, तो सागर भाई गुरुकुल से पढ़े हैं तो वो विचार अपने आप उनके दिमाग में है कि मैं ऐसा काम करूँ कि मेरा अपना-अपना ना हो, लोग उसमें जुड़ें और लोग लाभ कमाएँ, जहाँ माल नहीं बेच पा रहे हैं, वहाँ उनके लिए मार्केट बन जाए। हम छोटे स्तर पे से नहीं कर सकते थे। सागर भाई बहुत समय से 15 साल से इसमें जुड़े हुए हैं, तो सागर भाई के लिंक है। तो उन्होंने एक डिमांड क्रिएट करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म दे दिया
कि आप यहाँ माल बेच सकते हो अपना। तो जो आदमी गांव में अपना माल नहीं बेच पा रहा, वो आदमी पहले अपनी बुनियादी व्यवस्था के लिए कुछ है उसके पास, वो कुछ अपनी इनकम कर सकता है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, है ना। ये हमारा जो आज का सत्र सफल हो गया। हमारा एक हम जो इस बात पे पहुंचना चाहते थे, वो एक आप लोगों के सामने एक सूत्र आ गया। इसी तरीके से क्योंकि सागर भाई ने अकेले नहीं किया होगा, मुझे लगता है उनको भी टीम का सहयोग मिला होगा जरूर। हर चीज कहीं ना, या गुरुजनों का सहयोग मिला है, ज्ञान मिला है, उस आधार पे किया है। कोई ना कोई साथ में सहयोग से ही होता है सब काम। तो उसी आधार पे हम इस चीज को, जैसे ये बड़े स्तर पे हुई है और यही चीज छोटे स्तर पे भी होती है, ये गांव के स्तर पे भी होती है, तो ये हो सकती है। और इसमें किसी और को कुछ स्पष्टता अगर जाननी हो तो वो अपनी बात और रख सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रश्न पूछता है कि पोर्टल उत्तराखंड में भी काम कर रहा है अभी? हाँ जी, उत्तराखंड में पोर्टल काम कर रहा है अभी भैया, या अभी कुछ टाइम बाद करेगा? बायर वगैरह अवेलेबल है उत्तराखंड में? कल इस विषय में ना पूर्ण जानकारी दी जाएगी भाई साहब। कल, हाँ, क्या नाम है तरुण जी, अब जो सागर जी का ने अपनी बात रखी दी थी, वो सागर जी ने अपनी बात रख दी है। इसके बारे में वो कल थोड़ा विशेष जानकारी देंगे, जैविक के बारे में भी देंगे और इसके बारे में भी देंगे। तो अभी आत्मनिर्भरता के विषय में कोई भाई अपनी तरफ से विचार रखना चाहे, उनके कोई विचार हों, जैसे सागर जी ने अपनी प्रस्तुति दी थी, कोई और, ये एक चर्चा है, ये चर्चा का मंच है अभी आज, तो इसलिए कोई और अपना विचार रखना चाहें तो कृपया अपने विचार रखें कि क्या हाँ, और लोकेश कर भाई सकते नमस्कार। हैं, उनके पास क्या सुझाव है। हाँ जी, नमस्कार। लोकेश भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया। अरुण बोल रहा था सर, अरुण शर्मा ग्वालियर से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर हमारे बेल्ट में क्या सरसों तो बहुत अच्छी होती है? क्या चीज? सरसों बहुत होता है हमारे यहाँ, सरसों। हाँ जी, हाँ जी। सरसों गेहूं होता है, मगर अगर जैविक गेहूं करते हैं तो यहाँ कोई बायर नहीं, खरीदने वाला नहीं है आसपास। तो अच्छा। हमें मजबूरी में वही हाइब्रिड वाला बीज डालना पड़ता है। हम्म। और सरसों करते हैं तो जो ऑयल में लगे भी हैं, जो प्योर ऑयल निकालते हैं, हम्म। तो उन किसान भाइयों को क्या है कि रेट नहीं मिलता है। यहाँ जो हाँ जी, आसपास जो खरीदने वाले जो व्यापारी हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो रेट नहीं देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बड़ी समस्या आती है इधर, क्योंकि सरसों का तो देखिए, है, घर में कर भी रहे हैं लोग, हाँ जी, हाँ जी, मैं लेकिन इसकी एक यहाँ बात रेट बताऊंगा। नहीं मिलता है। हाँ, मैं इसकी एक बात बताऊंगा आपको। देखिए, क्या होता है कि कोई आप चीज कर रहे हो किसी क्षेत्र में, पहले तो हम जैविक कर रहे हैं, तो हमारे लिए यही एक समस्या का विषय हो जाता है कि हमारा जैविक उत्पादन कहाँ निकले। ठीक है, तो हाँ। उस उत्पादन के लिए जैसे सागर जी ने एक प्लेटफॉर्म बताया, तो आपके पास अगर बायर हैं तो आप अपना बायर को अपना दे सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये भी ध्यान रखना है कि एक तो आपकी इनकम तो बन जाएगी, आप अपना माल बाहर भेज दोगे तो आपकी इनकम लेने के लिए लोग तैयार हैं। आपको तरीके भी बता देंगे, सूत्र भी बता देंगे कि कहाँ आप अपना माल बेचो। ठीक है। लेकिन लेकिन उसके साथ में क्या होना चाहिए कि आप जिस गांव में रह रहे हो, आप अपने गांव के जी। लोगों को तैयार करो, उसके बाई प्रोडक्ट बनाओ। आप सरसों का तेल बनाया आपने, तो आप किसी और भाई से कहो कि मैं तेल बनाता हूँ, तो दूसरे से आदान प्रदान करो, वितरण प्रणाली अपनाओ। क्या होता है, देखिए कुछ जगह पे तो क्या है कि आप अपने माल को, तीन चीजें हैं इसमें, एक तो सागर जी ने बताई वो, दूसरी चीज ये कि आपके ही कोई सदस्य उस माल को बाहर बेचते, शहर में आसपास किसी मॉल में, किसी बड़े क्षेत्र में। ठीक है, तीसरी चीज तो ये सागर है जी, कि, सॉरी लोकेश हाँ, जी, हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि मार्केट में अगर जैसे हम लोग बनाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हम लोग बनाते हैं तो हमें 120-125 लीटर पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, वही जो प्योर बनाते हैं हम लोग, जिसमें कोई किसी तरह कोई मिलावट नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी, अगर हम मार्केट में खरीदने जाते हैं पैकिंग वाला, तो पैकिंग भी हमें 120 में मिल रहा है। हाँ, हाँ, तो फिर हमारा कच्चा ही जब हमें विदाउट पैकिंग का हमारा 120 पड़ रहा है हमें,
और मार्केट में 120 पड़ रहा है वहाँ पर पैकिंग वाला। हाँ। तो फिर वो तो हमारे कॉस्ट की 30 को हमारे कॉस्ट से कम आ गया वो। हाँ जी। तो वो बड़ी समस्या आती है। हाँ, नहीं तो इसी के लिए तो सागर जी ने एक प्लेटफॉर्म की बात कही थी अभी। देखिए, ये समस्या को सुलझाने के लिए बायर जरूर चाहिए, क्योंकि जैविक के लिए आप अगर वैसा काम करते हैं, आपका रेट अगर 100 रुपये होता तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आपका माल लग रहा है, आपका सब चीजें लग रही है, मैन पावर लग रहा है, आपका उत्पादन भी उस तरीके से हो रहा है। तो उस लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो सागर जी दे रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे हमें जुड़ने की जरूरत है। तो हम जुड़ेंगे, ठीक है, जो हमारे माल को ले सके और हमारा माल निकल सके जैविक भाइयों का। इस तरीके से हमें चेन बनाने की जरूरत है, क्योंकि शुरुआत में कोई चमत्कार नहीं होगा। किसी भी गांव में कोई एकदम चमत्कार होके ऐसी यूनिट नहीं लग जाएंगी, ठीक है। तो वहां पे कोई ना कोई माल लेने वाले लोगों का नेटवर्क हमें जरूर ढूंढना है, वो हम प्रयास कर रहे हैं। और प्रभु की कृपा से ऐसा होने भी लगा, आज आपको एक चमत्कार भी दिख गया। तो इसी क्रम में क्या है कि अगर इसके साथ में और भाई भी आपके किसान आपके गांव के यदि उत्पादन और चीजों का कर रहे होंगे, मतलब जैसे कि और भाइयों को भी आप तैयार करो अलग अलग चीजों की, जैसे कि कोई आटे का कोई जैविक गेहूं करे या कोई और फसल करे। तो इस तरीके से भी लोगों को आप जागृत करो, जागृति लाओ। तो उससे क्या है कि आप एक वितरण प्रणाली भी अपना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसी से आपका गुजारा चल जाएगा वो, लेकिन एक एक वो होगा, एक आपके पॉजिटिव चीज होगी कि कोई तेल उगा रहा है, सॉरी सरसों उगा रहा है, आप गेहूं उगा रहे हो, दूसरा कपास उगा रहा है और कोई और चीज कर रहा है, अलग अलग उत्पादन कर रहे हैं। तो आपस में एक दूसरे से आप वितरण कर सकते हो, माल का आदान प्रदान। उससे भी आपकी कुछ समस्याएं कम होंगी गांव में। तो लोकेश जी, हाँ जी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है हाँ, कि जैसे अभी बगीचे का प्लान चल रहा है गवर्नमेंट की ओर से। और क्या नाम है आपका? अरुण बोल रहा था, अरुण अरुण जी। हाँ, जी। अरुण जी, थोड़ा प्रश्न संक्षिप्त रखते हैं। जी। और भी किसी भाई का प्रश्न होगा तो वो और ले लेंगे, अच्छा। क्योंकि इसका मैं आपका वो समझ गया कि आपकी समस्या क्या है। और आपकी समस्या के लिए वो फिर एक वो है ना, प्रॉपरली जो नेटवर्क करके वो सॉल्व होगी। तो वो जो बनाने के लिए मैं आपका वो समझ गया हूँ प्रॉब्लम। फिर हम उस पे और काम करेंगे। वो लिखित रूप में आप मुझे और दे देना, क्योंकि अभी मैं नोट नहीं कर सकता हूँ। वैसे रिकॉर्डेड सेशन है ये, तो आपका हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, फिर उस पे हम काम करेंगे, है ना। आप मेरे को मेरा नंबर है इसमें चैट में, आप वो ले लीजिएगा, मुझसे जुड़े रहिए। और किसी भाई का कोई अपना सुझाव रखना चाहते हैं तो भैया अपना सुझाव रखिए। भैया मैं थोड़ा अपना सुझाव अपनी तरफ से अपने सीमित शब्दों में कहना चाहूंगा। हाँ जी। जैसे एक भैया ने पूछा था कि हम पशुपालन को कैसे फायदेमंद बनाएं, तो इसमें थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहूंगा। हाँ जी बताइए। अपना जो मेरा सीमित ज्ञान है पशुपालन में कि मैं केवल गाय पालन, जो देसी गाय है, मैं उसका बता सकता हूँ। आप उसे कैसे प्रॉफिटेबल बनाएं, क्योंकि हम लोग जैसे गाय पालन करते हैं, हम गाय को दुग्ध उत्पादन के लिए उसका गाय को घर में रखें ही ना। अगर हम गाय के गोबर से तो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाएं, और जैसे गाय के घी का नस्य बना के बेचें, तो नस्य बना के इसके 2 या 5 ml की शीशी भी 150-200 रुपए की मार्केट में अवेलेबल है। और गाय के उपलों का हम अग्निहोत्र बना के अगर मार्केट में देते हैं, जो हमारे ये आध्यात्म वाले से जुड़े और जो जैविक कृषि से जुड़े लोग ये अग्निहोत्र भस्म का इस्तेमाल करते हैं, तो देसी गाय का मिलना बड़ा मुश्किल रहता है। तो ये हमारे पोर्टल के माध्यम से भी और वैसे भी अगर ये इस्तेमाल से अपने खेती किसान अगर गाय रखेगा, तो उस गाय रखे और दूसरा ये हमारे देसी बीजों का इस्तेमाल करे, तो किसान का लगभग 20 से 30% पैसा बीज खरीदने में खर्चा हो जाता है। अगर एक बार हमने देसी बीज खरीद लिए हैं, तो हमें दोबारा कभी बीज खरीदने की जरूरत है नहीं। वो बीज हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। और अगर हम हाइब्रिड बीज से हम खेती करते हैं, तो उस हाइब्रिड बीज हमें हर बार नया खरीदना है। एक बार अगर हम देसी बीज खरीद लिया, तो बीज के मामले हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। हमने एक देसी गाय पाल ली है, तो गाय से हम खेत में खाद के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अगर हम जैविक खेती के जो आगामी शिविरों में हम इसकी ट्रेनिंग लेंगे,
जो हमारे ये व्याख्यान करता और हमारे गुरु लोग आएंगे, तो हम खाद बनाने के लिए आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो कृषि में हम खाद और उसके लिए आत्मनिर्भर हो गए। दूसरा, हम अगर अपने घर में देसी गाय के लिए हम गोबर गैस लगा लें, तो हम गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जो हम पेट्रोलियम का गैस सिलेंडर हमें भराते हैं, एलपीजी वगैरह, उसके लिए हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अगर थोड़ा ज्यादा गैस हो जाती है हमारा, तो हम उसे प्रकाश या पानी गर्म करने के लिए जो इलेक्ट्रिक रॉड इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके लिए थोड़ा सा खेती किसानी के साथ साथ वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम ये खेती के साथ अगर पशुपालन में केवल देसी गाय, मैं भैंस और बाकी अन्य की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें हम थोड़ा कर सकते हैं। जी जी तरुण जी, बहुत सुंदर आपने उसको जो हम लोग एक ऊपर से बात कर रहे हैं, एक बंधे हुए शब्दों में बात कर रहे हैं, आपने उसे खोल के थोड़ा बताया, तो बहुत अच्छा है। वो एक स्पष्टीकरण है कि आत्मनिर्भरता किस तरीके से आ सकती है। और ये खैर अकेले का एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, इसमें एक टीम वर्क होता है। तो जो भी गांव में हैं लोग, वो समझ के इसको काम कर सकते हैं। और कुछ लघु उद्योग भी साथ में वहाँ चलाएंगे, तो जो चीजें की जरूरत उस उद्योग से या पशुपालन से नहीं हो पा रही हैं, वैसे गाय से बहुत कुछ चीजें पूरी हो जाती हैं, अधिकतम हो जाती हैं। जी भाई, हाँ जी तो भाई, गाय हाँ के गोबर से जैसे हम साबुन बना सकते हैं या कई हाँ सारी हाँ चीज बना सकते हैं, हाँ जी हाँ सौंदर्य जी प्रसाधन बना सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो और अधिकतम आपका बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत ही, मैं ये मेरा आत्मनिर्भरता वाला पहला सेशन है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल जी जी सीखने के लिए आया हूँ। जी जी साया जी, जी हाँ भैया जी। जी बताइए। हाँ, आपका नंबर मिल सकता है क्या मुझे? जी जी, बिल्कुल मिल सकता है। हाँ जी, मेरा प्रश्न था जी आपसे, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, तरुण इसलिए जी, आप आपका माइक बहुत म्यूट बहुत कर लीजिए धन्यवाद अपना, जी। है ना। हाँ जी अरुण साह जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा प्रश्न था, मैंने पूछा था पशुपालन के लिए हाँ जी, कैसे लाभ कमा सकते हैं, लेकिन वो हमने देसी गौ माता के लिए नहीं बोला था, वो हम गाय हाँ मतलब बताइए। भैंस वगैरह के लिए बोल रहे थे। पशु गाय को वो हमारी माँ है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। पशुपालन के लिए देखिए, पशुपालन की बात आ रही है, तो उसमें कोई भी पशु को कोई रखता है। पशु क्या है कि गाय भी हमारी माँ है, और जैसे बकरी है या कोई और भी पशु है, तो सारे पशु हमारे, हम क्या है, इंसान है, तो सभी के प्रति हमारा फर्ज है। तो पशुपालन कोई किसी भी क्षेत्र में करता है, बकरी की अलग महत्ता है, और सभी पशुओं की अपनी अपनी अलग अलग जगह महत्ता है, भाव प्रकाश निदान के अनुसार। तो उसमें क्या है कि उसको उसके लिए जानकारी जो होगी, वो हर एक पशु के लिए दी जाएगी। ऐसी नहीं कि हम गाय को देंगे लिए और किसी के लिए नहीं देंगे। सबके आधार पर आत्मनिर्भरता के तरीके बताएंगे, वो जो स्वस्थ रखना बताएंगे सभी पशुओं के लिए। जी 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 अ, और अ, और कोई, अगर किसी को कोई और विचार हो, या फिर कोई अपने विचार आत्मनिर्भरता के लिए रखना चाहें। पवन जी, आपके कुछ प्रश्न वो हुए, कुछ स्पष्ट हुआ आपको? थोड़ा सा भी क्या है ना, ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन कुछ स्पष्टीकरण हुआ आपको पवन जी? संदीप जी, शायद पवन जी चले गए मेरे ख्याल से। हाँ हाँ। तो कोई और, किसी को कोई अपना विचार रखना हो? संदीप भाई, आप कुछ विचार रखना चाहते हो? आपको लगता है कि कुछ आत्मनिर्भरता और किसी तरीकों से आ सकती है, तो आप रख जी, सकते हो अपने विचार। आपका मुझे नंबर मिल सकता है क्या? मुझे ऐसा लगता है भाई, हाँ, मैं दे देता हूँ अभी। हाँ जैसे कुछ लोगों का समूह बनाया जाए, हाँ जी जिस जो राजू दीक्षित जी के विचारों से जुड़े हैं, या फिर जो ये करना चाहते हैं, क्योंकि मॉडल तैयार करना पड़ेगा, तब हम दूसरों को मॉडल बना के और तब दूसरों को देंगे। अगर हम ये सोचेंगे ना कि दूसरों को इस डायरेक्ट सिर्फ एक मौखिक रूप से मॉडल दिया जाए, तो लोगों को स्वीकार नहीं होगा। अगर हम उसको प्रैक्टिकल पहले खुद मॉडल बनाएं और उसको सुचारू रूप से चलाएं,
तब दूसरों को दे, तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉडल किस तरीके से, मतलब जैसे? जैसे हम 10 या 20 बंदे जुड़े, एक साथ रहे, वहां हमने ये जैसे ठेके पे ले ली जमीन, खेती भी कर रहे हैं, वहीं एक कृषि उद्योग भी कर रहे हैं, हाँ। पशुपालन भी कर रहे हैं, और रणनीति भी तैयार कर रहे हैं आगे की। हाँ जी। उस हिसाब से एक मॉडल और अच्छी इनकम के साथ, हाँ जी। क्योंकि आज के समय में जो मैकॉली शिक्षा है, ये हमें हाँ। ज्यादा पैसा कमाना सिखा रही है बंदों को। हाँ तो जी। एकदम हमारे विचारों से प्रभावित करने के लिए हमें पैसा दिखाना पड़ेगा बंदों को कि इसमें पैसा भी आ रहा है। सिर्फ मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने पे लोग हमसे बहुत कम जुड़ पाएंगे, और एक मॉडल तैयार करेंगे उस आधार पे, तो हमसे ज्यादा तेजी से जुड़ेंगे और सब हमारी तरफ भागेंगे। हमने ये इस तरह का मॉडल तैयार करना है कि लोग खुद हमारी तरफ आए, ना कि हमें जाना पड़े। फिर मेरी बात समझ रहे हो ना लोकेश जी? जी 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 जी। ये संदीप भैया जो कहना चाह रहे हैं, थोड़ा मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, संदीप भैया ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो हम ये व्याख्यान के माध्यमों से अपने साथियों को या सब ये बात समझा रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए, उसको अगर हम कहीं पे करके लोगों को डेमो भी दिखा दें तो लोग ज्यादा हाँ, प्रभावित होंगे। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ। तो तरुण जी, संदीप भाई, मैं इसमें एक बात बताऊं। देखो, जो मॉडल है ना, मॉडल मैं आपको बताऊं क्या है कि ये जो सहकारिता के लिए, एक तो संदीप भाई ने जो कहा है वो काम तो करना है, और वो काम सागर जी ने जैसे एक प्लेटफॉर्म दिया, वो प्लेटफॉर्म से हमें हेल्प लेनी है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, वो भी इसी का एक रूप है कि मान लीजिए उन्होंने अपने स्तर पे किया, और अपने जो उनके सहयोगी थे उनके सहयोगियों के साथ मिलके एक वो तरीका तैयार किया। इसमें इसमें क्या है कि जो मॉडल है, मैं 2-3 बातें करूँगा, फिर संदीप भाई के और तरुण भाई को बताता हूँ, कि प्रश्न पे आता हूँ कि जो मॉडल है वो मॉडल आगरा में, सॉरी, भारत में ऐसे मॉडल काम कर रहे हैं जो ग्राम विकास के स्तर पर आत्मनिर्भरता दे रहे हैं। एक दिखा रहे हैं कि आत्मनिर्भरता कैसे आ सकती है। ठीक है, तो उनके उनके माध्यम से हम चीजें सीखकर, वो चीजें सीखनी है, और उनमें कमियां क्या हैं उसे भी हमें समझना है। उस कमी को समझते हुए हमारे क्षेत्र में देखिए, जैसे हम ही ये जो सोशल मीडिया पे जुड़े हैं लोग, ये लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि सबका क्षेत्र अलग है, सबकी कार्यप्रणाली अलग है। कोई सरकारी नौकरी में है, कोई किसी बिजनेस में है, तो वो अपने क्षेत्र को छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन वो मानसिक रूप से जुड़ सकता है। मानसिक रूप से जुड़ के वो उन्हें सहयोग कर सकता है अपनी जगह से, कि आप अपने एरिया में हैं, तो आप अपने एरिया में लोगों को ढूँढ सकें, उसके लिए लोगों को तैयार कर सकता है ये प्लेटफ़ॉर्म। हम जो ये मंच का काम कर रहे हैं, ये क्या काम करेगा कि आपके एरिया में, जैसे संदीप भाई के एरिया में या तरुण भाई के एरिया में जो लड़के हैं, वो उन लड़कों को इस सेशन में लेके आएँ। उन लड़कों को 5-10 लड़कों को तैयार करेगा ये ग्रुप। इस ग्रुप का ये काम होना चाहिए। वो वहाँ तैयार कर देगा, फिर वो वहाँ पे उन्हें तैयार करने के बाद में वो अपने एरिया में कुछ काम कर सकते हैं, और ये विशेषज्ञों के साथ में मदद करे। क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ने वाली है, अलग-अलग चीज़ों के लिए। और इसमें क्या है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपका माल बेचने के लिए आपको बाहर चीज़ें चाहिए, तो जो डिमांड क्रिएट करनी है, हमें डिमांड क्रिएट करने के लिए लोगों को ज़्यादा जोड़ना है। अभी हमारे साथ मान लीजिए 1000 डेढ़ 1000 लोग हैं ग्रुप में हमारे। हम उसे 5000, 10,000, 20,000 करें, तो वो क्या होगा, उससे क्या है कि हम एक लोगों को एक 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 वो दे सकते हैं कि मान लीजिए आपके माल की खपत करने का स्रोत है हमारे पास। अगर हमारे पास 20,000 लोग हैं, या हम जितने लिंक हैं, वो सब लिंकों में अपने लिंक को जोड़ता चला जाए, फेसबुक के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑफलाइन। तो वो क्या है कि हम सब जुड़ें एक टीम में। क्या होता है, एफपीओ में भी यही हो रहा है। मान लीजिए एक संगठन दूसरी जगह पे अपना माल बेचना चाहेगा, तो एक एफपीओ दूसरे एफपीओ से जुड़ा है, साउथ दक्षिण के, तो उसका माल नहीं बिक पा रहा तो वहाँ बेच देगा। इस तरीके से वो चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
हमें भी वैसे ही चेन बना के या उसी रूप में काम करके सब लोग जुड़े होंगे। माल किसी भी किसान का अगर वो अपने क्षेत्र में नहीं बेच पा रहा है तो उसके माल की खपत हो सके। पहली चीज़ ये, डिमांड ही सप्लाई करती है, ठीक है? सप्लाई का वो है, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। अब इसमें क्या है कि ये चीज़ हो गई आपकी, इसके साथ-साथ में जो हमारा बुनियादी काम है, ग्राम स्तर पर, वो हमारा चलता रहेगा। तो उस स्तर पे जो हमें विशेषज्ञ हमारे काम करेंगे, वो चलेगा। मान लीजिए आपको माल बाहर निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था हो जाए। आपके गाँव में आपकी गौशाला ही आपका सब कुछ गाँव को विकसित कर दे। वहाँ एक ऐसी वो यूनिट बन जाए। तो इस तरीके से भी काम हो रहा है। वो मॉडल अगर देखना चाहेंगे लोग, तो हम उसे दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ वीडियो शेयर करेंगे, कुछ लोगों को लाएँगे कि वो काम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होते हैं। अभी क्या है कि ये तो चीज़ एक इस तरीके से थी, आचार्य जी ने एक सूत्र रूप में चर्चा रख दी थी और आचार्य जी चले गए सत्र से। तो वो और भी बातें रख सकते थे लेकिन सत्र में वो है नहीं। तो और हमें अब आगे हम उन्हें करेंगे, किसी और आचार्य को भी साथ में लेके आएँगे कि वो बुनियादी चीज़ें स्पष्ट हों, जो हमें वो दर्शन दे सकता है। क्या है ना देखो, अभी क्या है कि हमारे सामने वो नहीं दिख रहा कि हम कैसे काम करेंगे। हम अपनी-अपनी राय रख रहे हैं लोग, तो हमारे पास स्पष्टीकरण नहीं है। हमारे सामने अगर कुछ एक स्पष्ट चीज़ें हों या कुछ एक पॉइंट हों, निर्धारित बिंदु हों, तो हमें और आसानी होगी, जिन हम विचारों पे काम कर बातें रख रहे हैं, उन विचारों को लागू करने में, हमें एक बल मिलेगा और। तो आप इस बात से मेरी आपको अगर थोड़ा-सा स्पष्ट हुआ हो, तो आप बता सकते हैं, नहीं हुआ तो बता सकते हैं आप। लोकेश जी, जहाँ तक जैसे मतलब मुझे राज्य दीक्षित से जुड़े हुए 4-5 साल के लगभग हुए हैं, मतलब उनके विचारों से जुड़े हुए। तो उस 5 साल में मुझे अपने जैसा अपने गांव के आसपास भी बंदा नहीं मिला है, कोई काम करने वाला। तो हम ये कैसे मान लें कि ऐसा मतलब अपने आसपास में हो सकता है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ लोगों को जोड़ के, कुछ उनमें से ही बेरोजगार उठा लो, भले ही बेरोजगारों को उठाओ और उनको आप एक मॉडल तैयार करके उनको वही जगह दो, उन पे ही करवाओ ये मॉडल सारा। क्या चीज़? जैसे जैसे मतलब कुछ बंदे जो सक्षम है, अपनी आमदनी से कुछ निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना लोकेश जी? हाँ, समझ रहा हूँ। तो कुछ बंदे ऐसे हैं जो सक्षम हैं और अपनी आमदनी से कुछ निकाल सकते हैं। वो कुछ एक पैसे इकट्ठे करके अगर एक कहीं पर भी बिल्कुल सुनसान जगह, ये मान लो जहाँ सिर्फ खेती खेत है, वहां एक खेती का मॉडल तैयार करें। वो बंदे स्टार्टिंग खेती से हो गई, पशुपालन से हो गई, और वहीं कृषि उद्योग का एक वो करेंगे ना, निर्माण करेंगे, तो एक मॉडल तैयार वहीं हो रहा हमारे पास। और वहीं अलग अलग कलाएं, अलग अलग कारीगर उसी के अंदर, जैसे एक बंदे को हमने सिखाया एक कला, दूसरे को सिखाई दूसरी कला, वो एक ही जगह स्थापित हो और वो एक दूसरे के पूरक होके और अपना सामान को जितना बार बेच के वो बेचें, एक वो बनी कड़ी बने। मगर एक ही जगह अगर स्थापित करेंगे तो मॉडल तैयार होगा जो पुराने गांव होते थे उस तरह से, और वैसा ही हम मॉडल फिर दूसरे गांव को दिखाएंगे कि आप बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आप ये मॉडल तैयार कर सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई। हाँ, मैं इसमें यही बात मैंने पहले इसमें रखी थी कि जैसे चित्रकूट है, चित्रकूट में नाना साहब जी ने इस तरीके का बहुत काम किया। तो मॉडल मेरा हाँ कहने का मतलब यही था कि मॉडल हैं इस तरीके के और एक हाँ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी हैं। और ये एक बहुत अच्छा हाँ आपकी बात है कि जो लोग हम लोग मिलके एक जगह पर कर सकते हैं और इसमें ये भी है कि जैसे कोई गुरुकुल चल रहा है, कोई आचार्य है,
वो ऐसी व्यवस्था कहीं बना रहा है तो हम उनको भी सहयोग कर सकते हैं अगर वो सेवाभावी हैं, सेवा लेना चाहते हैं, एक सहकारिता में काम करना चाहते हैं तो वहाँ गुरुकुल भी हो जाएगा, खेती भी हो जाएगी, पशुपालन भी हो जाएगा, उद्योग भी लग जाएगा। तो इस तरीके का भी हो सकता है और स्वतंत्र रूप से जो हम लोग समूह में हैं, वो अगर मिलके कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी इस तरीके की एक मॉडल बना के काम कर सकते हैं। और मतलब बात ये है कि ये बहुत उत्तम विचार है और ये क्रियान्वित होने चाहिए मतलब आसान विपिन होने भाई, मैं भी चाहिए। संदीप मेरा संदीप कहने भाई से का यहाँ पे थोड़ी बात करनी चाहूंगा। 1 मिनट तनुज जी 1 मिनट। इसमें आसान होने चाहिए। ये चीज़ें कहीं पे भी अगर कोई उद्योग लगाया जा रहा है या कोई भी चीज़ की जा रही है, तो वो आसान हो उस क्षेत्र के लिए उस तरह से की जाए। तो मतलब अगर हम लोगों के लिए ये आसान है, हम लोग एक जगह मॉडल लगा सकते हैं, वहाँ पे पैसा इकट्ठा करके कुछ ऐसी किसी की व्यवस्था बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है और वो फिर फलती जाएगी। क्या है ना देखिए, जैसे आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं है। मान लीजिए संदीप भाई आपने बताया कि आपके आसपास एक भी लड़का ऐसा नहीं है जहाँ ऐसा हो। तो ये चीज़ वहाँ लागू की जाए जहाँ लोग हैं, जहाँ पे 5-10 लोग हैं, एक दूसरे का सहयोग करने वाले। उन लड़कों को हम जैसा समूह है, अगर हमारे जैसे लोगों के समूह यदि कुछ करना चाहते हैं, वो अगर पैसा लगाएँ तो उस जगह लगाएँ जहाँ लोग मिल रहे हैं, जहाँ लोग आध्यात्मिक हैं, उस जगह लगाएँ। वो मॉडल ज़्यादा विकसित होगा और क्या होगा कि संतुलन एक वो शो कर पाएगा। मतलब एक ज़्यादा वो फेल होने के चांस उसके कम रहेंगे और वो जल्दी भी गति करेगा क्योंकि उनके पास पहले से ही विचारधारा है। मान लीजिए जैसे आचार्य जी कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, तो जो लोग उस सिस्टम को मान रहे हैं, वहाँ पे पैसा लगाएँ ना। उसको उस फिर पे वही जो तो बोल चल रहा रहे हूँ हैं मैं। हाँ, हाँ, उस पे जो चल रहे हैं, वहाँ ज़्यादा होगा और हमारे क्षेत्र में भी ना हो, वो किसी और भी क्षेत्र में हो, तो वो जो लोग होंगे वो लोग अच्छे से उसको चला पाएँगे और ये एक मॉडल के रूप में दिखा सकते हैं। फिर वो कहाँ सेल करेंगे, क्या करेंगे, उसको लेने के लिए भी हम लोग भी पूरे तैयार रहें। जैसे सागर जी कह रहे हैं कि हम उनका माल ले सकते हैं, तो वो एक यूनिट हम लोग तैयार कर लेंगे। तो मैंने पहले ही बात कही थी कि हम अपने जो डिमांड वाली है लोग हैं, हम अपनी संख्या बढ़ाएँगे खपत करने के लिए, तो हम उनका माल ले सकेंगे। जैसे कोई आदमी को हम अगर उद्योग लगवा रहे हैं, तो हम उसके उद्योग का माल ले सकते हैं और उसको कहीं डर भी नहीं रहेगा कि मेरा माल कहाँ बिकेगा, कहाँ नहीं बिकेगा। तो ये इस तरीके का काम होना चाहिए और अगर जो लोग सहयोग कर सकते हैं इसमें, तो उन लोगों को साथ में आना चाहिए और मतलब इस तरीके से ज़्यादा आना चाहिए क्योंकि ये इसके अलावा भी और भी कुछ ना कुछ विचार हो सकते हैं लोगों के पास, लेकिन ये एक अच्छा विचार है। तो ये क्रियान्वयन होना चाहिए। जी। जी, संदीप भाई। इसी तरह जैसे आप एक राज्य में बना दिया, फिर दूसरे राज्य में बनाए, ऐसा ही मॉडल तैयार करें। हाँ, मतलब एक राज्य से दूसरे में एक बार जो तैयार हो गया ना मॉडल, तो फिर उसकी मतलब दूसरे मॉडल तैयार करने में देरी नहीं लगेगी। मगर हमें एक मॉडल तैयार करने में बहुत साल लग जाएंगे। हाँ, बहुत साल लग जाएँगे और जो मॉडल कहीं हो चुके हैं ना, उन्हें हमें देखना हाँ चाहिए पहले कि वो कैसे हाँ काम कर रहे हैं, उनकी क्या हाँ कमियाँ हैं, उन्हें हमें देखना चाहिए। हमें अपने लड़कों को लगा के या जो जो लोग काम कर रहे हैं, उन पे हम वो तो करना है क्योंकि आध्यात्मिक सॉरी मतलब एक बुनियादी जो आत्मनिर्भर। चीज़ें हैं बुनियादी चीज़ें तो सबको चाहिए। निम्नतम आवश्यकताओं की गारंटी तो सबको चाहिए। तो वो चीज़ें तो करते जाएँ साथ में। कहीं न कहीं लोगों के लिए इस तरीके का काम करते जाएँ। लेकिन हम ये भी देखें कि उसके नकारात्मक पहलू कहाँ हैं। जो वो फ़ेल करता है उसकी पढ़ाई पूरी तरीके से हम करें सत्रों के माध्यम से या पहले भी करें। पहले उसके सेशन करें। पहले हम पेपर वर्क करें कि ये चीज़ें फ़ेल कहाँ होती हैं। ये मॉडल तो चल रहे हैं, वो फ़ेल क्यों हो रहे हैं? वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं? जिस मॉडल कोई काम कर रहा है, वो मॉडल की क्या कमी है? जो सहकारी मॉडल है, वो अगर सफल उस तरीके से नहीं है, जिस तरीके से हम कहना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या कमी है?
अगर वो कितना सफल है तो उसकी उतनी सफलता को फिर हम मतलब क्या कर सकते हैं, उसको प्रतिरूप कर सकते हैं, दूसरी जगह वैसी ही चीजें कर सकते हैं। तो हमें जो कर रहे हैं मॉडल, पहले उनको एक बार उनके जो वक्ता हैं उनको भी हमें सेशन में लाना चाहिए कि वो अपनी बात बताएंगे कि वो अपने क्षेत्र में किस तरीके से इन्होंने ये काम किए हैं। तो हमें, मुझे लगता है संदीप भाई, आसानी होगी, है ना? हाँ भाई। हाँ, तो अगर अनुमति हो तो मैं थोड़ा 2 बातें बोलना चाहूंगा। हाँ जी। जी, मैं एक बोलिए। एक बात मैं जो संदीप भाई एक बार मैं संदीप भाई की तरफ से ये जो समझा हूँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर हम किसी गांव में एक मॉडल बनाते हैं तो उसको देख के लोग सीखेंगे, और अगर कोई प्रशिक्षण में भी आना चाहेगा, सीखना चाहेगा, तो हम आगे सीख सकते हैं। ये संदीप भाई शायद ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। दूसरा जो मैं लोकेश भाई की तरफ से एक बात बोलता हूँ कि जैसे लोकेश भाई ने हमें बताया कि कोई बंदा अगर हमारा सीखना चाहता है, वो अगर अकेला बंदा भी जहाँ हमारे पहले से ही मॉडल काम कर रहे हैं, जैसे आगरा या कहीं बता रहे हैं, जैसे माना संदीप जी अकेले हैं अपने एरिया के, अपने अपने गाँव के, अपने जिले के, तो संदीप जी या मैं तरुण, मैं अकेला हूँ, तो मैं और संदीप जी अपने-अपने क्षेत्र से उस मॉडल जो पहले से काम कर रहा है, हम वहाँ चले जाएँगे। हम वहाँ आत्मनिर्भरता के सारे गुण सीख के 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, हमें जितना भी समय लगा, 6 महीने हम वहाँ सेवा करके आए। और फिर वो मॉडल हम अपने अपने घर में हम करते हैं कि हम बीजों के लिए आत्मनिर्भर हो गए, जैसे मैंने बताया, हम रासायनिक खादों के लिए आत्मनिर्भर हो गए, अपने घर का साबुन, अपने घर की धूप वगैरह जो भी हमने पूजा सामग्रियाँ अपनानी हैं, कॉस्मेटिक के लिए हम आत्मनिर्भर हो गए और मार्केट में बराबर रेट में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो लोग बीज बाजार से खरीद रहे हैं, सब कुछ बाजार से खरीद रहे हैं, तो हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो हमारे गाँव वाले खुद हमसे सीखेंगे, हम एक मॉडल अपने क्षेत्र में बन जाएँगे। जो लोकेश जी ये हम समझाना चाह रहे थे अभी तक, जो मैं समझाऊँ कि अगर हम जो अपने क्षेत्र के जागरूक लोग सत्रों के माध्यम से तो हम सीख ही रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जो जहाँ पे पहले से ही मॉडल हैं, अगर हम लोग वहाँ जाके प्रैक्टिकली अपने सेवा भाव से या फिर जैसा भी हम लोग प्रयास करें, तो ये कर सकते हैं। ये मैं समझ पाया। जी, जी। बिल्कुल, ये बातें हैं और इसमें क्या है कि जो चीज़ें हो रही हैं और उसके साथ में हमें पैरेलल भी काम करना है, सारे काम करने हैं। क्योंकि देखिए, रुकना कहीं पे भी नहीं है। अगर हमें नहीं मिलता है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 5 लड़के हैं, जो एक-दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो हमें उन लड़कों की मदद करनी है। हमें सबसे पहली बात क्या है, 5 लड़के ऐसे होने चाहिए या 2 लड़के ऐसे होने चाहिए कम से कम, जो एक-दूसरे पे विश्वास कर सकें और जो आध्यात्मिक हों। इस मॉडल की जो सूत्र है ना, वो आध्यात्मिकता है, ये सहकारिता है। आप देखो, अभी हम क्या काम कर रहे हैं, हमने एक पोर्टल बनाया ऑनलाइन, मान लो, अलग बात कर रहा हूँ, जो इस विषय से थोड़ा अलग आके फिर इस अपने विषय पे आऊँगा। हमने कोई पोर्टल बनाया है, अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई, हमने कहा कि हम आपका माल लेंगे, तो उस माल लेने के लिए आपको कोई आप उसमें भी आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। जैविक काम कोई कर रहा है, तो उसमें आध्यात्मिक होने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप सर्टिफ़िकेशन ले लिया आपने, लेकिन आप माल बेच रहे हो वैसा। आपका हर माल तो चेक नहीं होगा ना। तो इसलिए आप अगर ईमानदारी, पहले ईमानदारी, इस क्षेत्र में हम भारतीय संस्कृति को अगर अ, वापस री-उत्थान करना चाहते हैं दोबारा, तो उसमें ये हमें देखना है कि जो आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण है, वो लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कराया जाए। अगर हम लोगों को ज़्यादा रोज़गार देने की या उसी कोशिश में लगे रहेंगे ना, तो उसमें क्या है कि वो आदमी सिस्टम को भ्रष्ट कर देंगे। जितने ज़्यादा इसमें बिना ईमानदार लोग जुड़ेंगे, साथ में वो उस चीज़ को, जितना हम 5 कदम आगे बढ़ेंगे, वो 50 कदम पीछे कर देंगे, उस चीज़ को। इसलिए जो भी सिस्टम बनाया जाए, उसकी बुनियाद ये हो कि आप आध्यात्मिक होने चाहिए, यम-नियम में कट्टर होने चाहिए, पहली बात। आपकी नस-नस में यम-नियम होना चाहिए। उसके बाद में आप अपना कोई काम करोगे, तो किसी को धोखा देने की नहीं सोचोगे। फिर आप जो रोज़गार आपके मन में, पता है, कोई किसी की मदद कब करता है, जब वो परमात्मा को अपना पिता समझता है। कोई दूसरा आदमी जो परमात्मा को पिता नहीं मानता ना, और उसके मन में यम नियम की क्लियर स्पष्टीकरण नहीं होती है कि कैसे क्या करना है, वो कहीं न कहीं लोभ के वशीभूत हो जाएगा, पूरा सिस्टम खत्म करेगा, हज़ारों करोड़ों का हो जाए। एक आदमी गड़बड़ कर देगा, कहीं न कहीं से घुस जाएगा। इसलिए पूरी कोशिश ये करनी है कि उस पे नज़र भी रखनी है अपने साथियों पे, कि यम नियम पे आधारित लोग हमारे साथ में जुड़ें जब हम प्रैक्टिकल जाएँगे। प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ये चीज़ के लिए।
और बेरोजगारी दूर करने के लिए जो हम लोग समझ रहे हैं कि ये तो प्रयास करना ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यम नियम नहीं होगा तो हमें कोई किसी को दान नहीं देना है, या किसी को हमें कोई ऐसा बात क्या है कि हमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी है। लेकिन अगर हम कोई पैसा लगाते हैं ना कहीं पे, हम कोऑपरेशन वाली बात है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति पूरी कंपनी चला रहा है तो वहाँ कितने भी बेईमान हो, बेईमानी नहीं करने देगा आपको। कंपनी चला रहा है तो आपको नौकरी करवा रहा है तो आपको एकदम 10 चौकीदार बैठा देगा आपके आसपास। लेकिन अगर जहाँ काम सहकारिता में होता है ना, वो सहकारिता में काम में ईमानदारी एक बहुत बड़ा पहलू है, साथ में मिलके काम करने के लिए। तो उसके लिए हमें ये चीज़ प्रॉपर ध्यान रखनी है। गांव में कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, उसके लिए एक, जैसे सागर भाई ने बताया कि एक पोर्टल हम बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आपस में हम लोग जुड़ें, और जुड़ने के साथ में लोगों को ये मौका दें कि आप अपना माल इधर बेच सकते हो, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेच सकते हो। आप अपने गांव में गेहूं उगाओ, हम गेहूं ले लेंगे, चिंता मत करो, हो गया उसका काम, पर ईमानदारी से उगाओ। ठीक है। तो उसने, अब वो ईमानदारी का प्रश्न वहां पे भी आया। अब वो क्या है, अपने यहाँ कोई उद्योग लगाएगा तो ज्यादा आएगा। अगर वो अपना माल शहर में बेच देगा तो शहर में जितने भी लोग हैं, जैसे 500 लोग हैं या हम 50 लोग हैं मान लीजिए, या 30 लोग हैं, हम अगर माल खरीदेंगे तो हम विश्वास पे ही तो खरीद रहे हैं। हमें नहीं चाहिए सर्टिफिकेशन। यानी कि सर्टिफिकेशन में क्या धांधली कर सकता है आदमी, सागर भाई ने कई बार बताया कि सर्टिफिकेशन के लिए आधा एकड़ में सर्टिफिकेशन की चीजें हैं, दूसरी तरफ रासायनिक यूरिया वाली है। तो उसके लिए वो व्यक्ति पे हम विश्वास कर रहे हैं, वो हमारा माल ले, हमारा, हम उसे माल लेंगे एक विश्वास पर, अब वो हमें विश्वास में देगा। तो जैसे च्यवनप्राश है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, च्यवनप्राश बहुत सारी गौशाला में भाई बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, उनका बिकता है बिना किसी स्टैंडर्ड लिए, बिना जीएमपी लिए, बिना एफएसएसएआई लिए, खूब माल बिक रहा है उनका, विश्वास पे बिक रहा है एक। तो लोगों में एक विश्वास बन गया उनके प्रति। तो इस तरीके से ये काम एक विश्वास वाला है, और हमें अपने अंदर भी और उस भाई के अंदर भी एक जागृति पैदा करनी पड़ेगी, और ऐसे ही भाइयों को ज़्यादा करना पड़ेगा। और 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 कोई मतलब एक ये चीज़ें देते हुए, एक विश्वास का माहौल पैदा करते हुए हमें ये तरीके अपनाने पड़ेंगे, ताकि बेचने वाले को भी हम बेचने वाले पे भी नज़र रख सकें कि वो क्या स्तर पे काम कर रहा है, उसकी मानसिकता कैसी है। और जो खरीदने वाले हैं वो भी उनकी मानसिकता भी बनानी है। इसी तरीके के लोगों को जोड़ना है, जागरूक करना है कि आप जैविक के प्रति जागरूक बनो। जितने हम जैविक के प्रति जागरूक बनाएंगे, उतने ज़्यादा लोग हमारे बुनियादी स्तर पे हमसे ईमानदार लोग भी जुड़ेंगे साथ में। तो ये है, सत्र का समय भी काफ़ी हो चुका है, और संक्षिप्त में कोई कुछ और बात अपनी रखना चाहें, अगला हम सत्र इस पे कर सकते हैं, और विशेषज्ञों को भी लाएंगे जो अगली बार ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम अंदर तकनीकी बातें करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या है कि एक ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं, हम एक माहौल बना रहे हैं हम। लेकिन अगले सत्र में कोशिश करेंगे कि कुछ स्टेप उठाया जाए जो हमें प्रैक्टिकली दिखाए कि ये काम हुआ या ये काम हुआ है, और ये इसकी कमियां क्या है। फिर हम उस पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। किसी मॉडल में कोई विशेषज्ञ काम कर रहा होगा, उसको लाएंगे और उनसे प्रश्न रखेंगे कि ये सफल कैसे हो सकते हैं हर जगह पर। आपके में सफलता है, वो तो अपनी सफलता बताएंगे, जितना भी उन सकारात्मक चीजें देखेंगे वो अपने मॉडल की। लेकिन उसके बाद में हमें अपना दृष्टिकोण रखना है कि उसमें और क्या हो सकता है, या उतना हम कैसे अपना सकते हैं जितना उन्होंने अपनाया है। तो इसमें कोई संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहें तो अपना रखें, फिर हम सत्र समापन करते लोकेश जी, आपको शायद पता होगा, एक राम वृक्ष यादव, हैं। हाँ जी, हाँ। राम वृक्ष यादव थे, मथुरा में कांड हुआ था जो 4 साल पहले। हाँ हाँ उन्होंने एक हाँ मॉडल तैयार किया था, हाँ बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया था आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। मगर उन्होंने थोड़ी सी त्रुटि ये की कि उन्होंने जमीन, सरकारी जमीन पे कब्जा कर लिया था।
हाँ। तो उस वजह से फिर वो आतंकवादी के देशद्रोह लगाकर उसको मार दिया गया। हाँ 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 सही है। हाँ, वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, सुभाष चंद्र बोस मानो उसको। हाँ, तो ऐसे संकट भी बहुत आ सकते हैं अगर हम हाँ कोई हाँ मैं मॉडल वही बात तो कह रहा हूँ। हाँ हाँ मगर हाँ ये होता है हमें ये। हमें इस आधार पर चलना है हम्म, कि कोई संकट भी ना आए हाँ और हमारा काम भी परस्पर अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलता रहे। हाँ 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 हाँ। हाँ, अब देखो तो इसमें ज्यादा मतलब समय हो चुका है, फिर बाद में रखेंगे। जैसे देखो कुछ चीजें ऐसी हम लेंगे पहले, जैसे सागर भाई ने बताई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। कुछ चीजें सागर भाई ने बताई, है ना? मेरी आवाज आ हाँ रही है? हाँ 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 कुछ चीजें सागर भाई ने बताई, तो वैसी चीजें शुरुआत में ले सकते हैं कि कोई भी किसान है अपना माल कहीं पे भी बेचे, उसका एक प्लेटफॉर्म बन मिल जाए उसे, तो उसके लिए आसान है। ठीक है, वो कहीं पे भी माल बेचे, कहीं पे भी माल उगा रहा है, वो उसको कोई दिक्कत नहीं है। परेश जी कुछ बोलना चाहते हैं तो एक बार मौका दिया जाए। लोकेश जी। लोकेश जी। हाँ जी लोकेश जी। हाँ जी लोकेश जी। हेलो। हाँ लोकेश जी। संदीप जी। प्रणाम परेश जी। हाँ चले गए क्या लोकेश जी? नहीं नहीं, शायद उनके पास से तो फोन आ गया, म्यूट हो गया उनका। हाँ वो आ हाँ गया हाँ अभी। ऐसा है। हेलो हाँ भाइयों। जी लोकेश जी, मैं कुछ बता सकता हूँ? हाँ परेश जी जी बताइए बताइए। बोले वो आपकी राय नहीं ले पाए हम। हाँ हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही स्वागत है परेश जी। स्वागत है आपका, हाँ बताइए। हाँ जी। इसमें एक भाई ने कभी बताया कि गाय के द्वारा सिर्फ दूध से नहीं सस्टेन कर सकते हैं, गोबर गोमूत्र का उपयोग करना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल देखे जिसमें किसानी और स्वास्थ्य पर तो बातें बहुत हो गई। अभी एक और एक क्षेत्र रहता है ऊर्जा। तो मेरे पास एक ऐसे मित्र हैं जिनका डिटेल मैंने अभी आपको व्हाट्सएप में भेज दिया है, तो शायद आप उनसे संपर्क करें, मेरा नाम देना। उनका काम है कंसल्टेंसी, तो गवर्नमेंट से कैसे लोन लेना। तो एक तो बायोगैस है जो आप जानते हो, और दूसरा होता है गोमूत्र से हाइड्रोजन। जैसे कि रॉकेट छोड़ते हैं ना, रॉकेट, तो रॉकेट में हाइड्रोजन चाहिए और बहुत महंगा मिलता है। तो गोमूत्र से हाइड्रोजन का प्लांट भी भारत सरकार किस तरह आप हमें लोन के द्वारा बना के दे सकती है, ये सब चीजों को जानने के लिए शायद आप उनको संपर्क करें, हो सकता है वो राजी हो जाए। तो हम यहाँ एक सत्र लेंगे, बहुत अच्छा सत्र रहेगा। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद परेश जी, बहुत बहुत। हमें ऐसे ही एक तकनीकी ज्ञान चाहिए, विशेषज्ञ चाहिए जो इस चीज में और मदद करेंगे। वो क्या है ना कि अभी हम भाइयों के सामने ऐसे लोग अभी हैं नहीं है अभी। कुछ ऐसे लोग विशेषज्ञ लोग साथ में नहीं आए हैं जो ये स्पष्ट चीजें दिखा सकें कि ये ऐसे हो सकता है। एक हम लोगों ने नीतियां हमारे सामने रख दी गई, तो उसको कहाँ पे वो काम कर सकती है, कैसे उससे इनकम आ सकती है या आ रही है, या वो कोऑपरेटिव कैसे काम कर रही है, इसके लिए हम अब प्रॉपर सत्र करेंगे। वो जो अभी हमने ऊपर ऊपर से बात की है, अब हम वैसी बात करेंगे जो हो सकती हैं, जो हो रही हैं। तो धन्यवाद बहुत बहुत परेश जी। और जो आपने लिंक साझा किया था, वो मुझे लगता है उसमें मैं जूम में से उसे ले लूंगा। अभी आप वो मुझे दिख नहीं रहा है इस समय। तो किस नाम से उनका नंबर आपने साझा किया है वैसे? आपको मैंने आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे डाला है, उनका नाम चक्रवर्ती है। आप उसमें से मोबाइल नंबर निकाल लेना, शांति से कभी बात कर लेना। और हाँ जी हाँ जी। ये जो किसानी और जो स्वास्थ्य दोनों के सिवाय जो ऊर्जा का क्षेत्र है ना, उसमें ज्यादा पैसा गोमूत्र गोबर से निकल सकता है। इन पर वो ज्यादा बात कर सकते हैं। ठीक है। जी 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 ओके ओके धन्यवाद परेश। काफी अच्छी जानकारी बताई आपने कि हम ये गाय से या उनके गौमूत्र इनसे ऊर्जा या ईंधन, कैसे ईंधन के द्वारा भी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इसके बारे में, गैस के बारे में तो बताया था, लेकिन आपने हाइड्रोजन या फिर जो रॉकेट ईंधन भी हम गाय से बना सकते हैं,
इस बारे में आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला और चर्चा के लिए आपने एक विषय दे दिया है। ये एक आपका धन्यवाद। इसमें क्या है, गोबर से बायोगैस प्लांट तो कई जगह बनता है, लेकिन गोमूत्र से भी कई चीजें बनती है, उसमें से हाइड्रोजन जो गवर्नमेंट को चाहिए। इस पर मैंने जब सुना 3 महीने पहले जब अहमदाबाद आए थे, उन्होंने प्रवचन दिया था, तो मुझे लगा कि ये आदमी सही बता रहा है, तो उनसे हमें शायद मिलना चाहिए और हमें सत्र लेना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। थोड़ा आपसे एक हमारे प्रश्न की अनुमति दे सकते हैं आप? हाँ तरुण जी कर लीजिए, समय बहुत मैंने वो है। भैया जैसे बता रही है कि ये गोमूत्र से हाइड्रोजन, ये क्या, ये प्लांट कहीं पे ऐसा लगा हुआ है देश में या विदेश में कहीं पे? कुछ प्लांट की थोड़ी जानकारी है तो भैया को। ऐसा है कि ये थोड़ा हाई कॉस्ट का प्लांट है और उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी में क्या है, इंडिया में शायद ये प्लांट है, लेकिन जो इसमें इलेक्ट्रोड लगते हैं विद्युत विभाजन करने के लिए, गोमूत्र जी का विद्युत विभाजन करने पर हाइड्रोजन निकलता है, तो जो इलेक्ट्रोड है उसकी टेक्नोलॉजी मेटलर्जी है, और मेटलर्जी में वो स्पेशल इलेक्ट्रोड फॉरेन से आते हैं, इतना मुझे बताया था इन्होंने। हालांकि ये सब संभव है और गवर्नमेंट इसमें खासा पैसा दे रही है अगर आप लगाओ तो। ये चलिए, आपने चर्चा के लिए एक विषय दिया है, अगर हो सके तो एक दिन आगे व्याख्यान हो जाए तो काफी हम ये भी लोकेश लाभान्वित हो लोकेश भाई जाएंगे पर ज्ञान से। निर्भर करता है, लोकेश भाई इनको कांटेक्ट करके सत्र ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है कि हमारा तो उद्देश्य ये है कि विशेषज्ञ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में आए, और और ऐसा है ना, हम विशेषज्ञों से संपर्क कर रहे हैं, करेंगे भी कि हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे लोग आएं, और वो विशेषज्ञ के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो समय देते हैं या नहीं देते हैं अपना, ये उनके जरूर। ऊपर भी निर्भर करता है। ये हमारे गुजरात में 3 महीने पहले डॉक्टर वल्लभ कथेरिया ने प्रोग्राम करवाया था, जी राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष। तो इस वक्त ये भाई बंगाल से आए थे, और किसानी और जो स्वास्थ्य है, मतलब पंचगव्य, उससे भी ज्यादा कमाई ये ऊर्जा के क्षेत्र में करनी पड़ेगी, और उसी से शायद पूरे भारत की देसी गव्य मतलब सस्टेन हो सकती है। तो सबसे ज्यादा देसी गौ में ही हाइड्रोजन पाया जाता है, वो भी उन्होंने सिद्ध करके उस प्रोग्राम में बताया था। तो आप लोगों को खुशी होगी अगर वो उनका सेशन हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं परेश जी उनसे बात करूंगा, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उनकी क्या राय है इसमें, तो मैं जी उनसे जरूर बात करूंगा। जी। धन्यवाद परेश जी बहुत बहुत, और सभी भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद। परेश जी का भी बहुत ज्ञान है इसमें सत्र का। वो परेश जी ने अभी थोड़ा अंत में अपनी बात रखी थी। फिर किसी सत्र में हम उनसे हम उनसे ही कुछ ना कुछ राय और लेंगे। तो उनका भी काफी काम है गाय के साथ में। तो अभी भाइयों और कोई प्रश्न मुझे लगता है अब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है। जो भी कोई बात साझा करना चाहें तो आप लोग साझा फिर कर सकते हैं व्हाट्सएप में, और सत्र का समापन यहीं पर करते हैं। सभी भाइयों को धन्यवाद बहुत बहुत। वंदे मातरम भाइयों। बहुत बहुत वंदे मातरम भाई साहब, आज के डिस्कस बहुत अच्छी रही। धन्यवाद भाइयों, आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। बस एक दूसरे के साथ जुड़ें और आध्यात्मिक विचारधारा को अपना के एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, बस यही है। कोई ना कोई सूत्र जरूर निकलेंगे। ये तो धैर्य से काम करने वाला क्षेत्र है ये। तो सभी भाइयों को नमस्कार। जी जी धन्यवाद। वंदे मातरम सभी सभी भाइयों राजीव को। भाई, जय जय। वंदे मातरम, राधे राधे। वंदे मातरम।